पार्टिसिपेंट्स, टैक्स लॉज के अंदर होने वाली मुसलसल तब्दीलियाँ, डॉक्यूमेंटेशन की बढ़ने वाली रिक्वायरमेंट्स और जो कॉम्प्लेक्सिटी इन दिनों में देखने में आ रही है, ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न्स में, ये चीज़ का मुतकाज़ी था कि हम अपने जो अकाउंटेंट्स फ्रेटर्निटी है उसके लिए ऐसा एक सेशन लेकर आएँ। इसीलिए आज का सेशन डिज़ाइन किया गया, जो कि ना सिर्फ अहाता करेगा कि टेक्निकल चेंजेस जो कि टैक्स ईयर 2025 की कॉर्पोरेट रिटर्न्स में हैं, बल्कि जो कंप्यूटेशनल एरर्स हैं, कंप्लायंस के पिटफॉल्स हैं, इंपॉर्टेंट टैक्स क्रेडिट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जो कॉर्पोरेट फाइलर्स को इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं, उनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से जो ऑडिट रेडीनेस के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और डॉक्यूमेंटेशन है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये वेबिनार इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब के लिए ना सिर्फ फ़ायदेमंद होगा, बल्कि आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी में भी इजाफा करेगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव मिस्टर मुजम्मल हिमानी। ये एसोसिएट मेंबर हैं आई कैप के। उसके साथ साथ ये एक सीजन लॉयर भी हैं और ADIT UK के मेंबर भी हैं। ये इस वक्त पार्टनर हैं टैक्स एंड लीगल सर्विसेज एट हिमानी बसरावाला एंड कंपनी। उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एक्यूवर्स कंसल्टिंग LLC USA के। इसके साथ ये कराची टैक्स बार एसोसिएशन के एक काफ़ी अरसे से मेंबर भी हैं। ये हमारे जो लर्नड स्पीकर हैं, इनका इन डेप्थ नॉलेज और एक्सपीरियंस यकीनन आज के इस सेशन को ना सिर्फ आप सबके लिए फ़ायदेमंद बनाएगा, बल्कि हमारे जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, उनको जो दरपेश आने वाली मुश्किलात हैं, उनका भी सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर मुजम्मल हिमानी से कि वो अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ कर दें। ओवर टू यू मिस्टर मुजम्मल। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Nasir Saab, PIFA, for inviting for this important topic. Before we start, जो टॉपिक मुझे दिया गया है कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न्स 2025 के हवाले से, तो उसको हम जो है वो, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है और 1 आवर ऑब्वियसली जस्टिफाइड नहीं है इस टॉपिक के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जो टाइम हमें गिवन है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितना क्विकली हो सके हम एक रिफ्रेश करें सारी चीज़ों को जो इससे अलाइड एस्पेक्ट्स हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो आगे प्रोसीड करें। ठीक है, प्रोफाइल के ऊपर ऑलरेडी जो है वो नासिर साहब ब्रीफ कर चुके हैं, तो हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज सेशन? तो प्राइमरीली वी आर गोइंग टू डिस्कस की टेक्निकल चेंजेस जो भी टैक्स 2025 से पर्टेन करती हैं। हम आईआरएस की फाइलिंग्स के ऊपर ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक रूटीन टास्क है। वी विल ऑल्सो डिस्कस दी कंप्यूटेशनल इश्यूज जो टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो ट्रिगर करती हैं। फिर हम रिजीम्स के ऊपर जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। Likewise, we are also going to evaluate and discuss जो टैक्स क्रेडिट्स हैं, रिबेट्स हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं जो अवेलेबल आपके पास लॉ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑडिट रेडी टैक्स डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर के ऑब्वियसली जो जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि किसी तरह से जो जब टैक्स ऑडिट हो तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हों। और फिर कुछ प्लानिंग के एस्पेक्ट्स भी साइमल्टेनियसली जो है वो डिस्कस हो रहे होंगे। अच्छा, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड? स्टार्टिंग में जो है वो वी आर गोइंग टू लुक एट दी फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक डिस्कशंस हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर अपनी डिस्कशन को जो है वो रखते होंगे। फिर देयर आर सर्टेन डिडक्शंस जो कि अलाउड हैं और कुछ हैं जो कि नॉट अलाउड हैं, उस पर बात करेंगे। फिर कुछ कैपेक्स के हवाले से कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इस तरह के जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं उसको किस तरह से आप जो है वो जनरली ट्रीट कर रहे होते हैं। फिर अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का एक सिग्निफिकेंट इशू है जिसके ऊपर आई एम श्योर आप लोगों ने देखा भी होगा कि डिफरेंट नोटिस के अंदर इसके ऊपर बात भी की जाती है। फिर लॉसेस के ऊपर, डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट्स के ऊपर भी हम कुछ ब्रीफली जो है वो डिस्कशन कर रहे होंगे। फिर जब आप टैक्स लाइबिलिटी के कंपोनेंट के ऊपर आते हैं तो टैक्स लाइबिलिटी किस तरह से आप जो है वो कंप्यूट करते हैं। फिर कुछ रिटर्न फाइलिंग की ऑब्लिगेशंस हैं, पोटेंशियल इश्यूज जो टैक्स ऑडिट में आ सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम स्लाइटली जो है वो टच बेस करेंगे। और फिर व्हाट आर दोज थिंग्स के जिसको हम जो है वो फॉरगेट नहीं कर सकते, उसको हमें जो है मैंडेटरी है कि हम उसको जो 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 आउटकम्स हैं बेसिकली इस सेशन के, उसको हमें अपने पास याद रखना है।
अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की तो देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स, ठीक है, इसके अंदर बहुत डिटेल में जो है वो बात हो सकती है। लेकिन एज पार्ट ऑफ आर डिस्कशन अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरीली देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन और रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। जब हम सोर्स बेस्ड टैक्सेशन की बात करते हैं तो सेक्शन 101 इसके ऊपर काफी डिटेल के अंदर बात भी करता है कि आपके पास जो है वो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन का मतलब ये है कि जिस जगह पे जो इनकम आपने ड्राइव की है उस जुरिस्डिक्शन के पास, उस कंट्री के पास ये राइट है कि वो आपकी इनकम को जो है वो टैक्स कर सके। ठीक है। और रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन जो सेक्शन 81, 82, 83 ये जो सारे सेक्शन है जो इसके ऊपर बात करते हैं, रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक क्राइटेरिया जो है वो मीट कर लिया तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पाकिस्तान के अंदर जो है वो टैक्स हो रही होगी। ठीक है, यानी आपकी जो जो रेजिडेंस जब आपकी स्टेब्लिश हो जाती है तो एज ए रिजल्ट आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों जो है वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स हो जाती है। तो इफ आई रिपीट, हमने कहा कि भाई देखें दो तरह की टैक्सेशन है, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, अगर मैं कहीं का रेजिडेंट बन जाता हूँ तो एज ए रिजल्ट मेरी वर्ल्ड वाइड इनकम उस जुरिस्डिक्शन में, उस स्टेट के अंदर जो है वो टैक्स हो रही होगी। अच्छा, अगर मैं रेजिडेंट नहीं बनता तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब नॉन नॉन रेसिडेंट हूँ। तो अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ तो फिर उस केस के अंदर ये होगा कि मेरी टू द एक्सटेंट ऑफ सोर्स, यानी जो भी मेरी वहां से सोर्स बेस्ड इनकम है वो मेरी वहां पे जो है वो टैक्स हो रही होगी, उसके अलावा आपकी जो है वो कोई और इनकम टैक्स नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि दो प्रिंसिपल्स हैं, रेसिडेंट के केस में वर्ल्ड वाइड इनकम, नॉन रेसिडेंट्स के केस में। अच्छा, अब क्योंकि हम इंडिविजुअल्स और एओपी की तो बात कर नहीं रहे, हम हमारा जो प्राइमरी डिस्कशन है वो रेजिडेंट कंपनी के ऊपर रहेगा, कॉर्पोरेट के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं आज के सेशन में। तो लॉ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसको किस तरह से जो है वो मतलब डिटरमिन करता है कि किस तरह से एक कंपनी जो है वो रेजिडेंट कंपनी होगी। तो जो प्राइमरी क्राइटेरिया है वो यही है कि अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन पाकिस्तान में हुई है किसी लॉ में, किसी लॉ के थ्रू, तो फिर एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आप जो है वो रेजिडेंट कंपनी कंसिडर हो जाएंगे। यानी अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन पाकिस्तान में नहीं हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्राइटेरिया के थ्रू तो आप पाकिस्तान की रेजिडेंट कंपनी नहीं बनेंगे। और फिर वो बात याद रहे कि अगर आप रेजिडेंट बन जाते हैं तो फिर एज ए रिजल्ट आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पाकिस्तान में टैक्स हो रही होती है। अच्छा, सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि इनकॉर्पोरेशन से हट के, ठीक है, कि अगर आपका कंट्रोल इन मैनेजमेंट ओनली पाकिस्तान के अंदर जो है वो रहा हो। अब इसके अंदर वेरियस चीजें हैं जो जो मॉडर्न, उसके अंदर आप ओईसीडी के अंदर जब आप देखेंगे इसको तो वहां पे इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात की जाती है कि भाई आपका जो है वो पीओईएम का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके अंदर जब आप फर्दर इसको देखेंगे तो इसके ऊपर इंटरनेशनली जो है वो आपको जजमेंट्स भी नजर आएंगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि जहां से, अगर मैं इसको बहुत ही नट शेल में अगर बात करूं, जहां से आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है वो लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इसको फर्दर आप, अच्छा लॉ आपका इसके ऊपर बात नहीं करता। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको जजमेंट्स में और आपको जो है वो ओईसीडी की गाइडलाइंस के अंदर आपको जो है वो इसके ऊपर मिल जाएंगे, वहां से आप इसके उससे एड ले सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जहां आपका हेड ऑफिस हो, जहां आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, जहां आपके डायरेक्टर्स हो, जहां आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें वेरियस आप जो है वो क्राइटेरिया रख सकते हैं। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट दोनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया मीट हो गया तो हम अभी सेफली, क्योंकि जाहिर ज्यादातर हम अभी कॉर्पोरेट की बात करें, उन कॉर्पोरेट्स की जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टेब्लिश हुई हैं, इनकॉर्पोरेट हुई हैं, तो फिर आप तो बाय डिफॉल्ट जो है वो रेसिडेंट कंपनी ट्रीट किए जाएंगे। फिर अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स की बात करते हैं तो देर आर थ्री टैक्स ईयर्स। ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो जून पे जो है वो आपका एंड होता है, जुलाई से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से जून पे एंड होगा। ठीक है, उसी की अभी हम क्योंकि इसका 31st, तो उसी की जो है वो रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन भी है। अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अदर देन जून। ठीक है, यानी इसका मतलब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर आप देखें तो वो आपको जनवरी टू दिसंबर मिल जाएगा, और वेरियस सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट पीरियड्स जो है वो मिल जाएंगे, यानी होगा 12 मंथ्स का, लेकिन जो है वो आपका अदर देन जून, जुलाई टू जून वाला पीरियड होगा। ट्रांजिशनल, वेरी सिंपल, कि अगर आप एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर में मूव करते हैं तो फिर उस केस के अंदर आपको जो एक इंटरमीडियरी, एक जो ट्रांजिशनल जो टैक्स पीरियड होता है, यानी अगर मैं जुलाई जून पे एंड करके मैं जनवरी पे जाना चाह रहा हूँ तो बीच में जो जुलाई और दिसंबर का पीरियड आएगा दैट वुड बी नोन एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है, अब इसकी अपनी क्राइटेरिया है कि कमिश्नर से किस तरह से अप्रूवल लेना है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का ऑडिट करवाना है, उसका रिटर्न फाइल करना है, वो एक सेपरेट जो है वो डिस्कशन है। ठीक है, वो आज के एजेंडा का पार्ट नहीं है। अच्छा, फिर अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम्स की बात करें, ठीक है,
टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम्स, इसके लिए सेक्शन 8 को अगर आप देखें, 4 से आप स्टार्ट करें और 8 तक अगर आप इसको देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर क्या डिफरेंस है। अब अगर हम मैं इसके अंदर मिनिमम को भी और स्प्लिट करना चाहूँ तो हो सकता है, ठीक है। फाइनल फाइनल को भी अगर मैं और स्प्लिट करना चाहूँ कि भाई एफटीआर बाय इम्पोजिशन, एफटीआर बाय विद होल्डिंग, मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट है, वो हो सकता है। लेकिन हम एक जेनरिक जो अगर बात करें कि आपके पास नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर हेड ऑफ इनकम की बात होगी, ठीक है, टैक्सेबल इनकम की बात होगी, टोटल इनकम की बात होगी, डिडक्शंस की बात होगी, डिडक्टेबल अलाउंसेस की बात होगी, टैक्स क्रेडिट्स की बात होगी, ये सब जो बात नहीं होगी वो एफटीआर में नहीं होगी, ठीक है। एफटीआर फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। अब वो एट सोर्स पे होगा या बाय इम्पोजिशन होगा, रेसिपिएंट खुद देगा, वो एक अलग जो है वो डिस्कशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल ले ले तो डिविडेंड बाय इम्पोजिशन है, ठीक है, और अगर आप प्राइस एंड विनिंग्स की बात करें तो वो जो है वो आपका बाय विद होल्डिंग है। अच्छा, मिनिमम टैक्स को भी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम टैक्स के अंदर भी आपके पास सेक्शन 113 जो है वो इसके ऊपर बात करता है कि टर्नओवर टैक्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अब वो कहने को वो टर्नओवर टैक्स है, लेकिन टर्नओवर इज नॉट एन इनकम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो इनकम टैक्स में फॉल कर सकता है, टर्नओवर टैक्स टर्नओवर के मतलब ये तो फॉल नहीं कर सकता। तो इसके लिए जब आप इसको थोड़ा सा और माइन्यूटली जब देखेंगे तो उसने टर्नओवर को ट्रीट कर दिया है कि भाई ये भी जो है वो मैं अज्यूम करूंगा फॉर दिस पर्पस कि ये इनकम ही की हम बात करें, तो एज ए रिजल्ट जो इस पे टैक्स अप्लाई होगा वो भी इनकम टैक्स ही कंसिडर होगा। तो मिनिमम टैक्स आपको एक तो 113 में नजर आएगा, फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको और 148 में, 153 में, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, 154 के अंदर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स अब जो है वो हो गया। तो वहां पे भी आपको इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो नजर आएगी, हम कुछ इसके ऊपर फर्दर आगे बात भी कर रहे होंगे। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर अगेन दिस इज नॉट एंटायरली रेलिवेंट फॉर आवर डिस्कशन, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि बिजनेस पे मुझे बात करनी है। तो सेक्शन 11 को अगर आप देखें तो हेड्स ऑफ इनकम की बात करता है, तो वहां इनकम फ्रॉम बिजनेस आता है। अच्छा, अब ये सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम के अंदर सिर्फ वो इनकम आती है कि विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स, एग्जेम्प्ट इनकम हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनती, ठीक है। एग्जेम्प्ट इनकम का कोई हेड ऑफ इनकम नहीं होता, ना ही इसमें एफटीआर वाली इनकम आएगी, क्योंकि ये हेड्स ऑफ इनकम अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की कि सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं आपके जो 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 नॉर्मल टैक्स है उसके अंदर। फिर इसमें आप एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करते हैं तो एज ए रिजल्ट आप जो है वो टोटल इनकम पे आ जाएंगे। फिर इसमें से एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल अलाउंसेस, इसके ऊपर हमने कुछ बात करनी है, डब्ल्यू है, ज़कात है, WPPF है, इस तरह के और एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं कुछ इसमें से कॉर्पोरेट से रिलेट करते हैं, उस पर आगे बात भी कर रहे होंगे। तो फिर आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाती है, इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगाएंगे। अब टैक्स रेट्स भी अलग अलग है, एसएमईज को देखेंगे तो 14 शेड्यूल है टैक्स रेट, बैंकिंग के लिए देखेंगे तो एक अलग है, फिर आप नॉर्मल देखेंगे तो अलग है, स्मॉल कंपनी के लिए देखेंगे तो अलग है। लेकिन फॉर्चुनेटली है कि यहाँ इंडिविजुअल और यूपी की तरह स्लैब्स नहीं है, यहाँ आपका स्ट्रेट जो है वो फ्लैट टैक्स रेट है। तो आपके पास आ जाएगी एज पर सेक्शन 4 टैक्स लाइबिलिटी। फिर इसमें से आप टैक्स क्रेडिट्स माइनस करेंगे, ठीक है। अब टैक्स क्रेडिट्स भी अगेन दो तरह के हो सकते हैं, इसको और बाइफिकेट करें तो तीन तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो दो तरह के टैक्स क्रेडिट्स हैं, एक वो जो रिवॉर्डिंग नेचर के हैं और एक वो जो एडवांस टैक्स के नेचर के, ठीक है। तो जो एडवांस टैक्स के नेचर के हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो यूटिलिटीज के ऊपर टैक्स अडॉप्ट हो गया, ठीक है, तो वो भी आपका टैक्स क्रेडिट है, एडवांस टैक्स है, ठीक है। इसी तरह एक टैक्स क्रेडिट डोनेशन पे आपने दिया अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी टैक्स क्रेडिट है, वो रिवॉर्डिंग नेचर का है, वो एडवांस टैक्स है। आपने जो है वो ईयर एंड से पहले जो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर जितना भी टैक्स गवर्नमेंट के ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट किया, दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ टैक्स क्रेडिट एंड यू कैन क्लेम दैट एडवांस टैक्स इन योर रिटर्न्स, ठीक है। तो वो आपका जो है वो यहाँ पे टैक्स पेबल और रिफंडेबल रिजल्ट करेगा। अब रिवॉर्डिंग नेचर का जो टैक्स क्रेडिट है वो रिफंड रिजल्ट नहीं करता, वो टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी होता है, और जो एडवांस टैक्स का होता है वो आपका रिफंड जो है वो रिजल्ट करता है, यानी मैंने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए तो वो मुझे वापस मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने डोनेशन ज्यादा दे दिया इस वजह से मुझे रिफंड मिल जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ही अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अगेन टाइम लिमिटेशन है, वरना एक एक स्लाइड पे हम जो है वो एक एक घंटा भी जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटेशन के एस्पेक्ट से, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एक्ट 2025 व्हिच इज नॉट करंटली रेलेवेंट फॉर दिस पर्पसेस कि जो हम रिटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं, हम टैक्स 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी जिसके लिए फाइनेंस एक्ट 2024 रेलेवेंट था, ठीक है। 1 जुलाई से जो चेंजेस आई है वो तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल है। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर हम जाएं कि एक रेजिडेंट पर्सन की बिजनेस इनकम कब पाकिस्तान सोर्स इनकम ट्रीट होगी, क्योंकि हमने कहा ना कि एक अगर आप रेजिडेंट कंपनी है तो चाहे आप PSI ड्राइव करें, पाकिस्तान सोर्स इनकम, चाहे आप फॉरेन सोर्स इनकम ड्राइव करें, आपकी जो है वो इनकम, क्योंकि आप रेजिडेंट है तो पाकिस्तान के अंदर तो टैक्स होगी, ठीक है। अब
डबल टैक्स ना हो उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म है ट्रीटीज के अंदर, 23A 23B आर्टिकल्स हैं, फिर आपका लोकल लॉ भी कुछ प्रोवाइड करता है उस पे, उस वो एक सेपरेट जो है वो डिस्कशन। बिजनेस इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम टू द एक्सटेंट टू विच द इनकम इज ड्राइव फ्रॉम एनी बिजनेस कैरीड ऑन इन पाकिस्तान। ठीक है, अब आप जब सेक्शन 101 देखेंगे तो वहाँ सैलरी के लिए अलग पाकिस्तान सोर्स इनकम का क्राइटेरिया है कि भाई एक्सरसाइज होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग है कि भाई यहाँ पे लोकेटेड होनी चाहिए, तो सबके लिए अलग है। तो बिजनेस इनकम के लिए क्या है कि अगर एक आप रेसिडेंट पर्सन है तो आपका पाकिस्तान सोर्स इनकम, बिजनेस इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम कब बनेगा, जब आपने बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में जो है वो कैरी ऑन जो है वो किया हो। अब इसको किस तरह से आप करेंगे आगे, इसके ऊपर कुछ और जो है वो हम बात भी करते हैं। अच्छा, फिर थोड़ा सा हम अगर सेक्शन 18 के ऊपर आ जाएं, ठीक है, कि जो बिजनेस इनकम से रिलेट करता है। ठीक है, दो चीजें हैं, चार्जेबिलिटी है किसी भी हेड ऑफ इनकम की, और एक क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि क्या एक इनकम बिजनेस इनकम होगी, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सेक्शन 18 को देखें। ठीक है, उसमें कुछ फैक्टर्स जो है वो उसने ऑलरेडी स्टेट कर दी कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रॉफिट एंड गेन्स की बात करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स की बात करते हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपको वो इनकम जो है वो बिजनेस इनकम ट्रीट हो जाएगी। यानी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने प्रॉफिट्स जनरेट किए, उसने गेन्स जनरेट किए, ठीक है, तो क्या इसमें लॉसेस नहीं आएंगे? लॉसेस ऑब्वियसली इसमें कवर्ड होते हैं। जब आप लॉसेस की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये बात लिखी होती है, यानी इनकम की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें ये बात लिखी होती है कि इंक्लूड्स लॉसेस। ठीक है, अच्छा, फिर मैं फॉर एग्जांपल गुड सप्लाई करता हूँ, मैं एसी जो है वो गुड्स है मैं सप्लाई करता हूँ, मैं एसी जो है वो इंस्टॉल करके देता हूँ, तो मैं सर्विसेज देता हूँ, या मैं दोनों करता हूँ तो मैं एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करता हूँ, तो ये भी मेरी बिजनेस इनकम के अंदर फॉल कर जाएगा। या फिर मैं रेंटल का बिजनेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा कार का जो है वो टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी का जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं लीज का, हायर और लीज का बिजनेस करता हूँ, तो दैट इनकम वुड ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज योर बिजनेस इनकम। अच्छा, इसी तरह से फॉर एग्जांपल मुझे कोई लेट से के पास्ट पर्सपेक्टिव या एग्जिस्टिंग जो मेरी बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से कोई 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 मुझे बेनिफिट ड्राइव होता है। यही बात आपको सैलरी के हेड में भी नजर आती है कि अगर आपको कोई पास्ट प्रेजेंट या पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर से कोई बेनिफिट ड्राइव हो, ठीक है, तो वो बेनिफिट भी आपका सैलरी के अंदर टैक्स होता है। यहाँ पे भी लाइकवाइज सिमिलर बात है। अब इसके अंदर आप इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो इसमें कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन्स के ऊपर बात है। ठीक है, टू कट शॉर्ट अगर हम बात करें कि बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से हासिल होने वाला कोई भी आपको अगर फायदा, अगर बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से वो आपको फायदा हासिल हुआ है, तो वो फिर मार्केट वैल्यू की बेसिस के ऊपर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर क्लासिफाई होगा। फिर हम एएमसी की बात करें कि मैनेजमेंट फी जो है वो मैनेजमेंट कंपनी की वो आपकी बिजनेस का पार्ट बनती है। इसी तरह अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो आपका प्रॉफिट ऑन डेट बिजनेस इनकम होता है, ना कि आपका वो प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाए। क्योंकि अगर एक फॉर एग्जांपल अगर हम किसी नॉर्मल एंग्रो की बात करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, अगर वो इंटरेस्ट इनकम जनरेट करती है, तो दैट इंटरेस्ट इनकम would be classified under section 39 in income from other sources. Whereas if you talk about interest income of a financial institution per se UBL, तो वो जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, दैट इंटरेस्ट इनकम वुड बी क्लासिफाइड एज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन 18 की बात है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सेक्शन 20 की बात करें कि भाई ये तो इनकम की बात कर ली ना, तो इनकम तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है। नाउ व्हाट आर दोज एक्सपेंसेस कि जो मुझे जो है वो बिजनेस में अलाउ होंगे, क्योंकि सैलरी में तो कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती। तो अब यहाँ से कोई एक्सपेंस अलाउ होगा तो ही तो इनकम ड्राइव, यानी नेट इनकम पे मैं आऊंगा। जो इनकम जिसे आप कहते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो वो कौन सी कॉस्ट है जो मुझे अलाउ होगी। ठीक है, तो देखिए लॉ इसके अंदर एक जनरल क्राइटेरिया आपको नरेट करता है कि भाई ये वो कॉस्ट हैं, ये वो डिडक्शंस हैं कि जो आपको अलाउ होंगी। अच्छा, अब अगर आप, अच्छा, कुछ ऐसी कॉस्ट हैं कि जो अलाउ नहीं होगी, तो उसके लिए क्या है कि आपको जनरल को देखना पड़ेगा कि भाई ये वो है जो अलाउ नहीं होगी, तो वो तो नहीं होगी। इसके अलावा आपने किसको देखना होगा? जनरल को देखना होगा कि क्या ये जनरल के क्राइटेरिया के अंदर आप फॉल करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैंने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, ठीक है, उससे मैं दो तरह के काम लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जो है वो मुझे बिजनेस इनकम जनरेट में हेल्प करने में हेल्प करता है, और फॉर एग्जांपल एक वो मेरे जो शेयर्स हैं, डिविडेंड्स हैं, उसको मैनेज करवाता है। ठीक है, तो एक तो मेरी बिजनेस इनकम हो गई, ठीक है, और एक मेरी दूसरी इनकम हो गई। या फॉर एग्जांपल मैं उससे प्रॉपर्टी इनकम को भी असिस्टेंस लेता हूँ और बिजनेस में भी लेता हूँ। तो जो मेरा प्योरली होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस होगा वो मुझे अलाउ होगा। ठीक है, अब उसके लिए आगे जाके अपोर्शनमेंट की भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी क्राइटेरिया है कि भाई कोई भी एक्सपेंस अगर आप देख रहे हैं तो मेरिट पे अगर आपने देखना है तो ये देखना जरूरी है कि क्या वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है या नहीं।
फिर इनकर्ड बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर, ठीक है, इनकर्ड का वर्ड लिखा हुआ है, पेड नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यानी अक्रूवल की बात भी यहाँ पे ऐड हो जाती है कि भाई इनकर किया हो, पे किया नहीं किया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, वो आगे 34(5) के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उन डिडक्शंस में फॉल ना करता हो कि जो अलाउड नहीं है, अगर वो नहीं वहां फॉल नहीं करता तो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा के ऊपर मिलना है, वो भी आपको जो है वो एक्सपेंस, तो वो तो फाइनेंशियल्स में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं मिलता, कैपिटलाइज करते हैं आप। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एक्सपेंस अलाउ होगा वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। फिर उसके बाद जब आप टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं तो आप करते हैं ना कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन को क्लेम करते हैं, तो वो करते क्यों हैं? वो करते इसलिए हैं कि आपके पास इनकम टैक्स के अंदर उसने डेप्रिशिएबल एसेट का एक क्राइटेरिया बनाया है, ठीक है। लेट्स से कि भाई अगर एक बिल्डिंग है तो क्या वो बिल्डिंग डेप्रिशिएट नहीं होती? ठीक है भाई, बिल्कुल होती है। अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स में कहूँ तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट तो होती है। अच्छा, टैक्स वाला क्या कहता है? टैक्स वाला कहता है कि भाई ये देखें, ये बिल्डिंग अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पर्सनल यूज में है तो वो मेरे लिए डेप्रिशिएबल एसेट नहीं बनेगी, ठीक है, वो कैपिटल गेन में जाएगा, तो उसका जब गेन डिस्पोज होगा तो वो आप कैपिटल गेन के अंदर उसका टैक्स है। लेकिन अगर वही बिल्डिंग बिजनेस यूज के लिए तो मैं उसको डेप्रिशिएबल एसेट कंसिडर करूंगा क्योंकि वो बिजनेस के लिए थी, ठीक है। बिजनेस में मुझे डेप्रिसिएशन का जो है वो एक्सपेंस मिल रहा होगा, यानी पूरा का पूरा एक साथ में उसको जो भी कॉस्ट है उसको माइनस नहीं कर सकता, मैं जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है उसके ऊपर जो है वो उसको डिवाइड करके डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, जो भी इंटेंजिबल की बात करें या डेप्रिशिएबल एसेट की बात करें, तो मैं उसको क्लेम कर लूंगा। जनरली इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? देयर आर नंबर ऑफ आइटम्स। आप फाइनेंशियल किसी भी कंपनी के जो है वो ले सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि सैलरीज हैं, रेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इस तरह की और भी आइटम्स जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और इससे रिलेटेड, कि नोशनल इनकम को नहीं मानता, नोशनल इनकम और नोशनल एक्सपेंसेस को नहीं मानता। अगर कोई चीज रियलाइज नहीं हुई है, अनरियलाइज्ड है, तो लॉ उसको नहीं मानता, ठीक है। तो वो आप क्या करेंगे? अगर अनरियलाइज है तो एड बैक करेंगे, रियलाइज है तो क्लेम कर लेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड इसीलिए आप देखते हैं कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर जो है वो बात नहीं की जाती, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस आगे जाके हम देखेंगे कि भाई कंसिडरेशन अगर आपकी कॉस्ट से ज्यादा है तो वो कॉस्ट ही ट्रीट कर लेता है मूल प्रॉपर्टी को। वो क्यों करता है? क्योंकि वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को अकाउंट फॉर नहीं करता, वो कहता है जब एक्चुअल में रियलाइज होगा तो बात करेंगे। इसी तरह अगर स्क्रैप सेल्स बिजनेस से रिलेट करती हैं तो फिर ऑब्वियसली दैट जो स्क्रैप सेल्स की जो अमाउंट है वो भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर ही आप जो है वो उसको क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ डिडक्शंस हैं कि जो कि नॉट अलाउड है, ठीक है। कुछ डिडक्शंस हैं कि जो आपको लॉ क्लेम करने की परमिशन नहीं देता। क्विकली इसके ऊपर सेक्शन 21 इसके ऊपर बात करता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमारी आज की डिस्कशन का, तो हमने इसको कोशिश करेंगे कि हम सारे ही इसके एस्पेक्ट्स को कवर कर लें, ठीक है। देखिए, कोई भी प्रॉफिट एंड गेन्स के ऊपर, चाहे वो सेस रेट टैक्स कुछ भी, यानी फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो प्रॉफिट पे लगता हो या गेन्स पे लगता हो, वो आपको टैक्स एज एन एक्सपेंस नहीं मिल सकता। अगर आपने कोई टैक्स टैक्स तो टैक्स है ना, तो आपको चार्ज चार्ज किया जा रहा है, तो अगर आप उसका एक्सपेंस ले लेंगे तो बेनिफिट ले लिया। तो पहली बात वो करता है कि कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉफिट एंड गेन्स के ऊपर टैक्स हो रही हो, वो आपको एज एन मतलब एज एज ए डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर आपका कोई एट सोर्स टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो भी आप एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे, बल्कि वो हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि वो आपका टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स जो है वो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। यानी आप उसको एक्सपेंस नहीं क्लेम करेंगे, उसको आप जो है वो एस टैक्स क्रेडिट एडवांस टैक्स यानी लाइबिलिटी में से माइनस कर लेंगे, रेवेन्यू में से उसको माइनस नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से अगर आप विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट हैं और आपको उसके ऊपर टैक्स विदहोल्ड करना चाहिए था लेकिन आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, ठीक है, तो फिर एज ए रिजल्ट क्या होगा? आपको वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अब ये प्रोविजन बड़ा हार्श हो जाता है भाई। फॉर एग्जांपल मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ और मेरा रॉ मटेरियल ऐसा है, जैसे अभी एक एक माइनिंग कंपनी से जो है वो हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो सारा का सारा ये जो हम आयरन कोर और ये सब जो परचेज करते हैं तो सबका सब जो है वो विद होल्डिंग हम कर ही नहीं सकते, ये तो सारा अनरजिस्टर्ड आता है, ठीक है। कहीं कोई बलूचिस्तान से आता है, कोई केपीके से आता है, तो ये तो वो एरिया है जहाँ पे टैक्स का तो कोई मतलब कॉन्सेप्ट हुआ है, लॉ में तो है लेकिन वैसे नहीं है। तो फिर उसमें क्या करें? तो उस केस के अंदर उसकी जो मॉनिटरिंग की रिperकशंस है 161 162 की, वो तो अपनी जगह, ठीक है। डिफॉल्ट सरचार्ज लेने की कि रेसिडेंट ने पे कर दिया हो तो वो अपनी जगह। लेकिन यहाँ इस पर्सन को जिसने फॉर एग्जांपल टैक्स विथहोल्ड करना चाहिए था और नहीं किया, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? कि उसका आइडियली होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो रॉ मटेरियल है वो डिसअलाउ हो जाए। तो फिर क्या होगा? तो अगर पूरा का पूरा रॉ मटेरियल डिसअलाउ हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंट कॉस्ट तो बाहर होगी, तो जितना आपका रेवेन्यू होगा तकरीबन उतना ही आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो उसने कहा ये हार्श हो जाएगा।
रियलिटी को देखते हुए, पाकिस्तान के डायनामिक्स को देखते हुए लॉ ने क्या किया कि यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड आपको रिस्ट्रिक्शन एक इम्पोज कर दी कि फॉर रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ दी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, यानी मैक्सिमम आपको जो डिसअलाउंस होगा वो 20% तक होगी। अच्छा, आपने जब विदहोल्ड करना था, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एम्प्लॉय का टैक्स विदहोल्ड करना था, नहीं किया, ठीक है। अब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो क्या मैं उस सैलरी को एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, एज पर दिस लॉ, ठीक है, नहीं कर सकता। अच्छा, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, मेरी मॉनिटरिंग हुई, ठीक है, मुझे विदहोल्डिंग रिकंसिलिएशन, जिसको आप रूल 44 की रिकंसिलिएशन देते हैं, सब दिया मैंने, उस पर टैक्स जो बनता था वो दे दिया। अब क्या मुझे मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं एक ही चीज के लिए डबल दफा पिनलाइज नहीं होगा, ठीक है। यानी ये नहीं हो सकता कि मैंने टैक्स दे भी दिया और यहाँ पे मुझे डिसअलाउंस हो, क्योंकि यहाँ डिसअलाउंस हुई तो दैट वुड रिजल्ट इन आइडियली इन 29% का जो भी उसका इम्पैक्ट है वो उसमें आएगी, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर इसने बात लिखी है कि रिकवरी ऑफ अमाउंट अंडर टैक्स ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 161 162 शैल बी कंसिडर्ड एज टैक्स पेड। फिर एंटरटेनमेंट की बात करता है। अब एंटरटेनमेंट के अंदर उसमें उसने कुछ रूल्स के अंदर कंडीशंस दी हैं कि भाई आपका क्लाइंट आता है, आप क्लाइंट के पास जाते हैं, कुछ उस पे मील्स के एक्सपेंडिचर हैं, कोई आप कोई ब्रांच कोई खोल रहे हैं उसके, तो उसकी कुछ सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस वो आपको जो है वो अलाउ कर देता है। और फिर उसने कहा, उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो पाकिस्तान के नॉर्म्स के हिसाब से हो। फिर फाइन और पेनल्टी की बात करें, फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और रेगुलेशन। देखिए, फाइन और पेनल्टी, ऐसा फाइन और पेनल्टी कि जो लॉ रूल और रेगुलेशन की वायलेशन की वजह से लगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनकम टैक्स के प्रोविजन की कंप्लाइंस नहीं की, मुझे जो है वो कमिश्नर ने पीनलाइज किया, ठीक है। अब पीनलाइज किया तो क्या मैं उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ? भाई एक्सपेंस क्लेम करेंगे तो फिर तो बेनिफिट मिल गया, तो वो तो बेनिफिट ही तो नहीं देना था, तभी तो फाइन लगाया था। तो ये इसकी एक एग्जाम्पल है। वैसे इसके ऊपर जो है वो आपको जजमेंट्स भी जो है वो मिल जाएंगे कि इसके ऊपर बात करते हैं वो कि भाई आपका कौन सा जो है वो फाइन और पेनल्टी इसके अंदर फॉल करती है और कौन सी नहीं करती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि ऐसा फाइन और पेनल्टी विच इज सब्जेक्ट टू किसी लॉ रूल या रेगुलेशन तो उसमें होगा, इसके इससे अलावा कोई फाइन और पेनल्टी है, ठीक है, तो फिर वो आप वो उसको अकाउंट फॉर नहीं करता। फिर पर्सनल एक्सपेंडिचर्स नहीं हो सकते। आप बहुत सारी जगह देखेंगे कि ये इस तरह का जो है वो आपको नजर आएगा कि पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो कॉर्पोरेट से आपने क्लेम कर लिए, तो अगर वो बिजनेस नहीं है तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। या कोई भी अमाउंट आप जो है वो रिजर्व फंड में या कैपिटलाइज करते हैं, तो अगेन वो आपने कैपिटलाइज किया, तो वो आपको एज एन एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ जो है वो यहाँ पे बात करता है। एक्सपेंडिचर पेड और पेबल ऑफ कैपिटल नेचर, इस पे हमने बात कर ली कि भाई डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन मिलता है आपको, पूरा का पूरा एसेट की कॉस्ट माइनस करने की परमिशन नहीं है। फिर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी अनरिकग्नाइज फंड को, प्रोविडेंट को, ग्रेचुइटी को, ठीक है, फिर कुछ टाइम पहले इसके अंदर एक एडिशन हुई, ठीक है, इसके अंदर एक और बात की कि भाई अमाउंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टू अप्रूव ग्रेचुइटी, पेंशन या सुपर एनुएशन फंड। यानी अगर मैं किसी भी अप्रूव ग्रेचुइटी को, पेंशन को या सुपर एनुएशन को, यानी मैं कंपनी हूँ, मेरे पास ग्रेचुइटी फंड है, ग्रेचुइटी फंड जो है वो एक अलग एंटिटी है, अब मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो कंट्रीब्यूशन मैंने अगर 100 रुपए का किया तो 50 से ऊपर का जो है वो मुझे एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अब इसकी कुछ रीजंस हैं कि भाई पेंशन दोनों तरफ टैक्स नहीं होती, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, वो अभी इस पॉइंट पे करने का मेरा ख्याल है कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू द फंड विदाउट इफेक्टिव अरेंजमेंट्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, अब प्रोविडेंट फंड में से एम्प्लॉय को आपने अमाउंट भी दी, लेकिन उस अमाउंट को जो आपने जो टैक्स करना था जो 6 शेड्यूल के अंदर, वो आपने नहीं किया, ठीक है। जब आपने नहीं किया, रेड विद सेक्शन 149, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आपको वो फिर कंट्रीब्यूशन का आपको परमिशन नहीं मिलेगी एक्सपेंस क्लेम करने की। इसको आप लिंक कर सकते हैं उसी बात से जो शुरू में आई थी कि विदहोल्डिंग नहीं करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उसका एक्सपेंस भी आपको अलाउ नहीं होगा। फिर अगर आप सैलरी की बात करते हैं एक्सीडिंग 32,000 पर मंथ अदरवाइज देन थ्रू क्रॉस चेक बैंकिंग चैनल, तो फिर क्या होगा ये भी आपको, यानी आप देखिए दो बातें हैं। एक बात यह है कि सैलरी बैंकिंग चैनल के थ्रू, दूसरी बात यह है कि सैलरी पे टैक्स लगे। सैलरी पे टैक्स कितनी अमाउंट के बाद लगता है? 50,000 के बाद, ठीक है, वो एक सेपरेट बात है। सैलरी बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए कब? कि जब वो 32,000 से एक्सीड करे पर मंथ, ठीक है। तो यानी 32,000 से लेके 50,000 से टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपने उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू करना है। और अगर मैं इसको और फर्दर इलैबोरेट करूं तो 32,000 से अगर आपकी सैलरी कम होगी, ठीक है, पर मंथ, तो फिर ना वो बैंकिंग चैनल के थ्रू देने की कोई रिक्वायरमेंट है, ना ही उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। यानी पहले केस में दोनों वेव हैं, दूसरे केस में एक वेव है, तीसरे केस में दोनों आपने अप्लाई कर, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसके बाद इस पे काफी डिस्कशन की जाती है कि एक्सपेंडिचर अंडर अ सिंगल अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करना है।
एक्सपेंडिचर अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड इन एग्रीगेट exceeds rupees 250,000 अदर देन बाय क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल, और फिर बिजनेस बैंक अकाउंट से भी होना चाहिए। यानी मैंने एक एक्सपेंस किया, अब मैं अज्यूमिंग कि भाई मैं साल में जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्यूमुलेटिवली जो एक्सपेंस किया इस सिंगल अकाउंट हेड में दैट एक्सीड्स 250,000। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता ना एक साथ मैंने 250,000 इनकर कर दिया, कभी मैंने 25 किया, कभी 50 किया, कभी 70 किया। ठीक है, और फिर ये मेरे बिजनेस बैंक अकाउंट से भी जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसने एक्सेप्शन दे दी, उसने कहा भाई इसके अंदर वो ट्रांजैक्शन शामिल नहीं है कि जो 25,000 से एक्सीड नहीं होती। यानी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि नॉट एक्सीडिंग रुपीज 25,000, या वो एक्सपेंडिचर के जो यूटिलिटी से पर्टेनिंग हो, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से पर्टेनिंग हो, टैक्सेस से पर्टेनिंग हो, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। यानी वो उसके लिए ये वाली बात अप्लाई नहीं होगी कि अगर बैंकिंग चैनल से नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल, like for example, आपके पास Mr. A runs a sole proprietorship concern whose income is chargeable to tax under income from business. The details of expenses under the account head of repair and maintenance are being mentioned. आपके पास 1 सितंबर 2023 की अगर मैं बात करूं तो 85,000 का आपने एक्सपेंस किया क्रॉस चेक के थ्रू किया, ये तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही आपने क्रॉस चेक के थ्रू किया। 25 दिसंबर को आपने जो है वो 22,000 की पेमेंट की कैश में की, क्या इसमें भी कोई मसला है? नहीं, ये भी एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है। तो मसला क्या है? 23 मई को आपने 150,000 की पेमेंट की और कैश में की। तो उसने कहा देखो मसला तब होगा जब क्यूमुलेटिवली अगर मैं देखूं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना बनता है? 257,000। अगर ये 250 से नीचे होता तो मसला फिर भी नहीं था, लेकिन क्योंकि ये क्यूमुलेटिवली 250,000 से एक्सीड कर गया तो अब एक पहला चेक कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंगल अकाउंट है, 250,000 से एक्सीड कर गया। अच्छा, अब दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि भाई इसके अंदर जो ये क्रॉस चेक के थ्रू कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ तो मसला नहीं है। ये 250,000 से एक्सीड करने के बाद भी क्योंकि ये 25,000 से कम है, तो इसमें भी मसला नहीं है। तो प्रॉब्लम जो आपको अलाउड नहीं होगा वो कहाँ पे होगा? वो आपका जो है वो 150,000 के ऊपर बात होगी, क्योंकि 150,000 आपका 25,000 से ज्यादा है, और ओवरऑल जो लिमिट है वो भी आपने जो है वो पूरा इसके अंदर कर दिया है। ठीक है, ये इसका। अच्छा, फिर कुछ और डिडक्शंस नॉट अलाउड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो कमीशन की बात की जाती है कि अगर कोई ऐसा आइटम है थर्ड शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर स्टेटेड है और कमीशन जो है वो 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट से एक्सीड होता है, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। कब? कि जब जो है वो पर्सन एटीएल के अंदर फॉल ना करता हो। यानी अगर एक एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है और वो कमीशन की बात हो रही है, तो फिर एज ए रिजल्ट क्या होगा? आपका जो 0.2% से ज्यादा का कमीशन आपको अलाउड उस केस के अंदर नहीं होगा। any expenditure attributable to the sales claimed by any person who's required to integrate, यानी आपने टियर 1 रिटेलर्स की बात सुनी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी एफबीआर से इंटीग्रेशन की जिसके ऊपर रिक्वायरमेंट है और वो इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल नहीं करता, फेलियर हो जाता है, तो फिर एक्सपेंडिचर उन सेल से पर्टेनिंग क्या होगा? डिसअलाउ होगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दे, तो उसके ऊपर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी 8% की, कि भाई जितना भी एक्सपेंस बनता है उससे 8% से ज्यादा डिसअलाउ नहीं होगा, लेकिन इतना तो आपको डिसअलाउ जो है वो करेगा। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और चीज, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी इन एक्सेस ऑफ, देखिए फार्मास्यूटिकल के अंदर ये एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको लिमिट करने के लिए इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर भी अगर सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी से पर्टेनिंग कोई एक्सपेंडिचर है तो वो भी डिसअलाउ होगा। लेकिन मैक्सिमम हम कितना डिसअलाउ करेंगे? ये सिर्फ फार्मा मैन्युफैक्चरर के लिए बात हो रही है, जैसे जीएसके की। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो एक्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर। तो अब आप अज्यूम करते हैं कि भाई टर्नओवर 100 मिलियन है। ठीक है, तो इसका 10% कितना हो गया? 10 मिलियन। अब हम देखते हैं हमने एक्सपेंस किया कितना। हमने एडवर्टीजमेंट में जो है वो 4 मिलियन किया, सेल्स प्रमोशन में 3 मिलियन किया, पब्लिसिटी में 4 मिलियन किया, तो एज ए रिजल्ट क्यूमुलेटिवली कितना हो गया? ये 11 मिलियन हो गया। तो एक्सपेंस अलाउड कितना होगा? 10 मिलियन। तो डिसअलाउ कितना होना चाहिए? 1 मिलियन। ठीक है, मेक सेंस? अच्छा, फिर इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग जो है वो डिडक्शंस नॉट अलाउड की अगर हम बात करें, कि अगर कोई एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया और ऐसी सेल की कि सेल्स मेड टू दी पर्संस रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, यानी यहाँ पे बात कर रहा है कि मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर दी, तो क्या होगा? तो भी मेरा एक्सपेंस जो सेल से पर्टेन करता है वो डिसअलाउ होना चाहिए वाया दिस फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लेट्स से कैडबरी है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है? वो एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, वो एक ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रही है,
जो कि रजिस्टर सेल्स टैक्स के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए कि उनका एक्सपेंस जो है वो जितना उन्होंने उस सेल के लिए किया है वो डिसअलाउ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब कैसे डिटरमिन होगा? तो इसके अंदर उसने एक फॉर्मूला दिया है, ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। ए क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, जिस एक्सपेंस की डिसअलाउंस की बात हुई है। फिर बी क्या है? टोटल टर्नओवर। सी क्या है? पार्टी वाइज टर्नओवर। द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड वेयर द सेल्स इक्वल्स और एक्सीड 100 मिलियन। यानी अगर 100 मिलियन पर पर्सन से जो है वो, लेट से कि भाई कैडबरी ने जो है वो मिस्टर एक्स, यानी एक एक्स को जो है वो, एक्स पर्सन को जो है वो ट्रांजैक्शन की और उसको सेल जो है वो 80 मिलियन की होती है, तो उस पर कोई मसला नहीं। वो 180 की होती है तो मसला है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी उसने कहा कि मैं कितना रिस्ट्रिक्ट करूंगा, 10%। इसकी एग्जाम्पल भी आपके साथ हम चाहेंगे कि इस पे कुछ डिस्कशन कर लें। देखिए, एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का एक कोई कोई भी अंडरटेकिंग, उसका हम अजम्पशन ले लेते हैं। डिफरेंट कस्टमर्स हैं ए से लेके ई तक। ठीक है। 95 मिलियन, 80 मिलियन, 120 मिलियन, 200 मिलियन, 135, टोटल सेल्स कितनी बन रही है? 630। अच्छा, 95 मिलियन की है रजिस्टर्ड को, भाई रजिस्टर्ड क्यों की है तो मसला ही कोई नहीं। ठीक है। अनरजिस्टर्ड क्यों की है? 100 से कम है तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है। 120 की है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड को की है तो मसला है। ठीक है, क्योंकि 100 से एक्सीड कर रही है। अच्छा, 200 की रजिस्टर्ड की है तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है। और 135 अनरजिस्टर्ड की है तो मसला है। तो मसला इस पूरे केस में कहाँ है? दो जगह पे, 120 में और 135 में। तो ये जो हमारी सेल्स है वो कितनी बनती है? 255। ठीक है। अच्छा, अब 255 बन रही है, टोटल एक्सपेंस अजम्पशन की बेस पे हम अज्यूम करते हैं कि 285 है। तो जब मैं 285 जो मेरा एक्सपेंस है उसको डिवाइड करूंगा टोटल टर्नओवर से और मल्टीप्लाई करूंगा जो सेल्स में इशू है, तो मेरा एक्सपेंस डिसअलाउ कितना होना चाहिए? 115.4 मिलियन, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो अब फिर उसने क्या एक प्रोविजन डाला था 10% का। द प्रोविजन सेज दैट दिस अलाउंसेस कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल डिडक्शन, व्हिच इन दिस केस वुड बी 28.5, यानी 285 मिलियन का 10%। सो दिस अलाउंस ऑफ एक्सपेंस वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 28.5। टेक्निकली 115.4 बन रहा है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट कितने पे कर रहा है? 28.5 के ऊपर इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये सेक्शन 21 के ऊपर हमने बात किया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 22 के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। हम जो है वो यहाँ पे अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन एंड अलाइड एस्पेक्ट्स की। ठीक है। डेप्रिसिएशन और अलाइड एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा डेप्रिशिएबल एसेट्स पे। ठीक है। अब ये आपका जो है वो एक टास्क है, आप जाके सेक्शन 22 के अंदर देखेंगे डेप्रिशिएबल एसेट्स कहते हैं किसे। ठीक है। समवॉट सिमिलर डेफिनेशन है जो आपको आईएफआरएस के अंदर मिलेगी। फिर डेप्रिसिएशन का ही एक और नाम इनिशियल अलाउंस, वो मिलता है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट पे। यानी डेप्रिशिएबल एसेट के भी ऊपर की कैटेगरी के जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? इनिशियल अलाउंस मिलेगा। देखिए, मेरा एज बिजनेसमैन फायदा किस में है? मेरा एज बिजनेसमैन फायदा इसमें है कि जितना जल्दी हो सके मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है मुझे उसका एक्सपेंस मिल जाए, ताकि मेरा जो है वो कैश फ्लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से मुझे फायदा हो जाए उसका। अब एक चीज मुझे 10 साल पे आप उसका एक्सपेंस देंगे, एक चीज को आप मुझे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में दे दें, तो फायदा मुझे किस में? जिसको मुझे फर्स्ट ईयर में मिल जाए। ठीक है। तो अब इनिशियल अलाउंस उसी को कहते हैं। ठीक है। अब इनिशियल अलाउंस की कुछ एग्जांपल है कि व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर की बात करें, फॉर एग्जांपल हम एयर, सी, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, तो आपके पास जो है वो एनी प्लांट एंड मशीन दैट हैज बीन डिफरेंट, आपके पास जो है वो इनिशियल अलाउंस की कैटेगरी है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाके इसको देखें। सिर्फ हम जो है वो एक बर्ड्स आई व्यू इसके अंदर ले रहे हैं। अच्छा, फिर अगर आपका एसेट बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस पे फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो ऑफिस है, सेकंड फ्लोर के ऊपर आपका जो है वो पर्सनल रेसिडेंस है। तो क्या मुझे डेप्रिसिएशन पूरे का मिलना चाहिए? नहीं, टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस मिलना चाहिए। ठीक है। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात कि एसेट एक्सपोर्टेड और ट्रांसफर्ड आउटसाइड पाकिस्तान, यानी एक ऐसा एसेट है जो कि मैं यूज कर रहा था, अब मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या आउटसाइड पाकिस्तान ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी को भी। ठीक है। तो उसकी जो कंसिडरेशन है वो कॉस्ट के बराबर ट्रीट होगी। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी जो कंसिडरेशन है, यानी मैं पहले एक एसेट यूज कर रहा था, मैंने 4 साल उसको यूज किया, उसका डेप्रिसिएशन क्लेम किया। अब जब मैंने क्लेम कर लिया, अब मैं उसको जब मैं बेचने जाता हूँ तो मेरा गेन कैसे कंप्यूट होगा? कंसिडरेशन माइनस डब्ल्यूटीवी। ठीक है। अब कंसिडरेशन जो भी टैक्स, डब्ल्यूडीवी, तो अब हमने कहा कंसिडरेशन को कॉस्ट के बराबर कर दिया, तो जब कॉस्ट माइनस डब्ल्यूडीवी होगा तो क्या बच जाएगा? गेन में क्या आ जाएगा? वही डेप्रिसिएशन जो मैंने क्लेम किया। तो इसका इंटेंट ऑन द फेस ऑफ इट ये है कि भाई जितना डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपने हमसे लिया, जब ये एसेट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो उतना ही गेन की फॉर्म में आप हमें टैक्स भी करवा दें। अच्छा, फिर ये सारी चीजें वो है कि जिसको आप बहुत अच्छे से जो है वो जानते हैं कि इनिशियल अलाउंस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ द एसेट,
के ऊपर आप डेप्रिसिएशन रेट्स को आप, यानी पहले इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होगा, यानी जो भी एसेट है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन के रेट्स लगाएंगे। फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट ईयर में नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, यानी कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस, जो बच गया उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रेट लगेंगे। तो फर्स्ट ईयर की डब्ल्यूडीवी आपके पास कैसे आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो अगले साल जब मैं डेप्रिसिएशन, पहले साल नॉर्मल इनिशियल था, अगले साल तो आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगा, तो फिर उस केस में मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास जो डब्ल्यूडीवी ओपनिंग ऑफ द टैक्स ईयर होगी उस पर मैं डेप्रिसिएशन रेट्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ईज आउट करने के लिए हमने इसमें एग्जाम्पल भी एक ऐड कर दिया है। देखिए भाई, कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या कहते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ द एसेट की हम बात करें, आपके पास कॉस्ट ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट यहाँ पर है, प्लीज 1 मिनट, 500,000, प्लीज 1 मिनट। कॉस्ट ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट है 500,000। ठीक है, अब 500,000 इनिशियल अलाउंस, आपके पास 25% ऑफ द कॉस्ट होगा, तो वो क्या हो गया 125। तो जो डिफरेंशियल वैल्यू रह गई वो 375 है, उस पर आप 15% डेप्रिसिएशन लगाए, तो आपके पास इस साल की जो डब्ल्यूडीवी आ गई वो क्या आ गई 318,750। अब अगले साल की अगर हम बात करें तो 318,750 ये आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होगी, टैक्स डब्ल्यूडीवी। ठीक है, इसके ऊपर आप 15% लगाएं, आपका जो है वो फिर आपके पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ गया। फिर तीसरे साल की बात करें तो क्या हुआ, वही दूसरे साल की जो कैरी फॉरवर्ड थी, ठीक है, वो आ गई, इस पे 15% लगाएं, तो आपके साथ आपके पास इस साल की डब्ल्यूडीवी आ गई। ठीक है, तो शायद वो थियोरेटिकली जो थोड़ा सा शायद टेक्निकल थी, वो बड़े नंबर से जो है वो चीज ईजी है। अच्छा, अगर हम कुछ और एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करें, डेप्रिसिएशन एंड अलाइड एस्पेक्ट्स के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन जिस साल में आप एसेट एक्वायर करेंगे, पूरा फुल ये पॉलिसी है, जिस साल में डिस्पोज ऑफ करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। गेन कैसे कैलकुलेट होगा, यानी गेन ऑन डिस्पोजल कैसे आएगा। ठीक है, अगर एक ऐसा एसेट है कि जिसका आपने डेप्रिसिएशन जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज किया, तो उसका गेन भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। इसी तरह अगर एक ऐसा एसेट है कि जिसका डेप्रिसिएशन आपने जो है वो फॉर एग्जांपल, तो उसका लॉस भी जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, यानी जो एसेट जहां से पर्टेन करता है। तो गेन कब आता है, जब कंसिडरेशन ज्यादा है डब्ल्यूडीबी से। ठीक है, लॉस कब आता है, जब कंसिडरेशन कम है डब्ल्यूडीबी से। ठीक है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि कंसिडरेशन ट्रीटेड एज कॉस्ट व्हेन कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए अगेन, वो अनरियलाइज्ड गेन की नहीं चाहता, कि जो है वो जितना वो चाहता है कि भाई आप, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात करें, वो नहीं चाहता कि रिवैल्यूएशन सरप्लस की यहाँ पे बात की जाए। ठीक है, उसको वरना तो वो बिजनेस से ज्यादा जो है वो एक प्रॉपर्टी का गेन ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए उसने क्या किया, अगर आपका कंसिडरेशन कॉस्ट से एक्सीड करती है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, आप जो है वो इसको कॉस्ट तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। फिर अगर आपके पास कोई ऐसा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है, ठीक है, तो अगर प्लाइंग फॉर हायर है तो उस पर तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर नॉट प्लाइंग फॉर हायर है, तो उस केस में जो है वो आपने अगर, वरना तो लोग गाड़ियां लेना शुरू कर देंगे, ठीक है, डायरेक्टर्स के लिए या दूसरे अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो उसमें उन्होंने क्या किया एम्प्लॉइज के लिए, तो उसने कहा भाई इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें 7.5 मिलियन तक। ठीक है, यानी अगर आपने 10 मिलियन की भी ली है तो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। लाइक वाइज जब आप डिस्पोज करेंगे तो जो आपकी डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट होगी वो भी उसके हिसाब से होगी, ये नहीं होगा, यानी जो कंसिडरेशन आप वो करेंगे वो भी उसके हिसाब से होगा। ये नहीं हो सकता कि आपको कॉस्ट डेप्रिसिएशन तो कम मिले लेकिन कंसिडरेशन आपकी पूरी, भाई 10 मिलियन की गाड़ी जो है वो अगर 15 मिलियन में जाती है, तो फिर वो 10 मिलियन की गाड़ी 15 मिलियन में जा रही है ना, 7.5 की गाड़ी तो 15 में नहीं जा रही। तो फिर आप उसको क्या करेंगे, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू है उसके हिसाब से आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। फिर अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें कि भाई डेप्रिसिएशन डिडक्शन, अगर मैं एक लेसर हूँ तो क्या मुझे उसकी डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इसके ऊपर एक अलग से जो है वो पूरा पूरा टॉपिक है कि टू द एक्सटेंट ऑफ रेंटल इनकम आपके पास जो है वो आपको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलेगी। फिर 23B की अगर हम बात करें, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, 90% जहाँ पे आपको अलाउ करता है इन केस ऑफ एनी प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड फॉर द जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेट energy by an industrial undertaking set up anywhere in Pakistan and owned managed by a company allowed first year allowance instead of, तो यहाँ 90% आपको, उसने कहा भाई आपने इतना अच्छा काम किया, आपको पहले साल में जो भी आपकी कॉस्ट है वो हम आपको एज एन एक्सपेंस जो है वो अलाउ कर देंगे। फिर ये रेट्स हैं थर्ड शेड्यूल के, ये इस पे डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ये आप देख सकते हैं। इनिशियल अलाउंस जो है वो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर अलाउ होता है। अब इसमें एक वो बात आती है कि क्या कंप्यूटर को मैं प्लांट एंड मशीन में ले जाऊं, जब आप आईआरएस के फॉर्म को देखेंगे तो वो तो सेपरेटली ट्रीट करता है। तो बेहतर यही है कि अगर कोई ऐसी चीज है, हाँ वैसे अगर आप पूछेंगे क्या कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आ सकता है, तो आई पर्सनली फील कि बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, अमोटाइजेशन की बात करें तो अमोटाइजेशन आपको इनटेंजिबल्स के ऊपर मिलती है।
ठीक है। अच्छा, इनटेंजिबल बड़ा सिंपल है कि भाई अगर आपकी जो भी कॉस्ट है उसको आप यूजफुल लाइफ से डिवाइड करें, 1 साल से ज्यादा का अगर आपको कोई बेनिफिट मिलना है तो वो आपको अमोर्टाइजेशन मिलेगी। ठीक है, एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं मिलेगा, कैपिटलाइज होता है। अब वो यहाँ पे ये बात करता है कि भाई अगर आपने कोई इंटेंजिबल लेट्स से ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आपने ऐड किया, तो पूरे साल का जिस तरह डेप्रिसिएशन पूरे साल का मिलता है वो यहाँ इस तरह नहीं होगा, यहाँ एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के हिसाब से होगा। जिस साल इंटेंजिबल डिस्पोज ऑफ होगा उस साल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आपकी इंटेंजिबल की लाइफ असर्टेन्ड नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता इसका बेनिफिट आपको कितने साल तक मिलेगा, तो फिर उसको वो लॉ कहता है कि आप 25 ईयर्स तक, ये लास्ट ईयर की बात हो रही है, 25 ईयर्स तक आप उसकी नॉर्मल यूजफुल लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है। और फिर ऑब्वियसली ना डेप्रिसिएशन ना अमोर्टाइजेशन, आपकी कॉस्ट से तो एक्सीड नहीं कर सकते ना, वो तो यही है कि आप उसको पीरियोडिकली क्या कर रहे हैं, आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी आपकी कॉस्ट है मैक्सिमम उतना ही टोटल डेप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। क्विकली अगर इसकी भी एग्जांपल देख लें कि भाई एक पेटेंट है जो कि 200 डेज इन अ टैक्स ईयर, पार्टली फॉर बिजनेस यूज चार्जेबल टू टैक्स एंड पार्टली फॉर अदर यूज। तो कॉस्ट ऑफ द पेटेंट 200,000 है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, तो एक्चुअल अमोर्टाइजेशन एनुअल अमोर्टाइजेशन कितनी होगी 20,000। नंबर ऑफ डेज यूज कितना है 200, बिजनेस यूज के लिए कितना है 70, पर्सनल अदर यूज के लिए कितना है 30। तो बिजनेस यूज पहले मैंने कैलकुलेट किया, 20 पे 70 अप्लाई किया तो 14,000 आ गया। अब इसको मैंने अपोर्शन कर दिया। ठीक है, बिजनेस यूज भी पूरा साल नहीं हुआ है, वो भी सिर्फ 200 डेज हुआ है। तो फिर 200 डेज के हिसाब से मैंने 14,000 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 200, तो 7671 की जो डिडक्शन है वो मुझे इस साल अमोर्टाइजेशन के एक्सपेंस के तौर पे मिल रही होगी। फिर देर आर अदर एक्सपेंडिचर्स, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, जो आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के जो एक्सपेंडिचर है वो आप कैपिटलाइज करते हैं अकाउंटिंग के अंदर भी। यहाँ पे भी वो उसकी बात करता है कि अगर आपने जो भी फिजिबिलिटी स्टडीज, प्रोटोटाइप्स, इसके लिए जो आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो आप 5 साल पे, यानी 5 साल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 20% का रेट जो है वो गिवन है कि आप जो है वो उसको क्लेम कर सकते हैं, 1 साल पूरा का पूरा आप क्लेम ना करें। इसी तरह अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर करते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो लॉ उसको अप्रिशिएट करता है, उसको भी आपको जो है वो अलाउ करेगा एक्सपेंस। इसी तरह एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, अपार्ट फ्रॉम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन इसके अलावा कोई और एक्सपेंडिचर अगर आप इनकर करते हैं एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए, फैसिलिटीज के लिए, अगेन 27 के अंदर इसकी कुछ और कंडीशन स्टेटेड है। ठीक है, तो उसका भी एक्सपेंस आप अपनी बुक्स के अंदर क्लेम, यानी अपने रिटर्न के अंदर क्लेम कर सकते हैं। और अगर हम बैड डेट्स की बात करें, ठीक है, बैड डेट्स देखें आपने, एक है प्रोविजन, प्रोविजन को तो लॉ मानता नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि जब आप राइट ऑफ करेंगे ना तो ही मैं आपको दूंगा। ठीक है, और राइट ऑफ अकाउंट्स में जब आपने कर दिया, यानी एक तो आपने कहा ना कि भाई मैंने प्रोविजन किया है कि भाई हो सकता है मिल जाए, नहीं, उसने कहा भाई जब आपने बुक से हटा दिया, अपनी अकाउंट से हटा दिया तो मिलेगा टैक्स के अंदर। और वो भी ऐसा अमाउंट हो कि विच वाज प्रीवियसली मेड सब्जेक्ट टू टैक्स। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा अमाउंट है कि जो चार्जेबल टू टैक्स किया था तो आपको मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलना। फिर रीजनेबल ग्राउंड्स भी हों कि ये अमाउंट वापस नहीं मिल सकता, भाई फॉर एग्जाम्पल बिजनेस बंद करके जो है वो कंपनी वाइंड अप हो चुकी है, अजीब। अच्छा, फिर क्या होगा कि जितना जो है वो राइट ऑफ अकाउंट्स के अंदर है उससे एक्सेस नहीं मिल सकता। ठीक है, यानी उतना ही आपको बैड डेट्स अकाउंट यहाँ पे भी टैक्स के अंदर भी आपको अलाउ किया जाएगा। अच्छा, सब्सिक्वेंट रिकवरी हो जाए, यानी आपको जो है वो अगर कोई मैंने डिडक्शन, बैड डेट्स डिडक्शन अलाउ नहीं की और सब्सिक्वेंट रिकवरी हो जाए, तो क्या हुआ कि भाई अगर एक्सेस मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जिस साल में मिला वो चार्ज हो जाएगा, और अगर कम मिलता है तो आपको जो है वो उसकी उसका उसका जो है वो बेनिफिट दे दिया जाएगा। ये भी, इसको भी थोड़ा सा हम इलेबरेट करने के लिए एग्जाम्पल से असिस्टेंस ले लेते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल टोटल बेड डेट्स जो है वो आपका 100 था, बेड डेट्स पूरा का पूरा टैक्स तो आपको मिल भी गया तो ये 0 हो गया। सब्सिक्वेंट रिकवरी 50 थी, ठीक है, तो आपको डिसअलाउ तो कुछ भी नहीं किया था, तो अब जब मिल गया तो पूरा का पूरा आपको, क्योंकि हमने अलाउ ज्यादा कर दिया था, ठीक है, तो 50 आपको जो है वो यहाँ पे चार्ज टू टैक्स हो जाएगा। 100 बेड डेट्स अलाउड एज डिडक्शन 70 था, यानी मैंने आपको पूरा अलाउ नहीं किया, ठीक है, 30 डेज अलाउ किया, अब रिकवर हो जाता है 50, तो पहले 50 में से 30 तो माइनस कर दें। ठीक है, ये तो आपको डिडक्शन मैंने डिसअलाउ की थी, लेकिन जो डिफरेंशियल है वो जो है वो आपको चार्ज टू टैक्स हो जाएगा। 100 की वापस बात करते हैं, मैंने क्लेम किया, ठीक है, और मुझे बेड डेट्स अलाउ हुई 70 की, डिसअलाउ हुई 30 की, तो सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई 15 की। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स अथॉरिटीज ने जो एंटिसिपेट किया था कि 30 डिसअलाउ करना है वो गलत था, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे रिकवर तो सिर्फ 15 हुआ है, तो बाकी 15 अब अलाउ होता है। ठीक है, पहले नहीं किया अब अलाउ कर दिया। 100 की अगर हम बात करें, बेड डेट्स अलाउड एज डिडक्शन 0, कुछ भी अलाउ नहीं किया, सारा का सारा डिसअलाउ, मुझे सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई सिर्फ 15 की।
ठीक है, वो तो कह रहा था कि ये डिसअलाउ होना चाहिए पूरा का पूरा, आपका ये बनता नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ 15 हुआ, तो टू दी एक्सटेंड ऑफ 15 तो ठीक है, लेकिन जो बाकी 85 है, अब जिस साल में सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई वो मुझे एज डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो इनकम टैक्स के जो है वो नोटिस के अंदर, आई एम श्योर आपने देखा भी होगा, ट्रेडिंग लाइबिलिटी का, कि फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेंस क्लेम तो कर लिया लेकिन पे नहीं कर रहा। ठीक है, अब जब मैंने एक्सपेंस क्लेम कर लिया और पे नहीं कर रहा, और कितने टाइम तक मैं पे नहीं करता, जिस साल में मैंने एक्सपेंस क्लेम किया उस साल के खत्म होने के बाद 3 टैक्स ईयर्स तक मैं जो है वो उसको क्लेम नहीं, यानी पे नहीं करता, तो फिर क्या होगा, 4th टैक्स ईयर के अंदर उसको ऐड बैक कर दिया जाएगा, यानी मेड सब्जेक्ट टू टैक्स कर दिया जाएगा। फिर अगर सब्सिक्वेंटली अगर मैं उसको फॉर एग्जाम्पल पे कर देता हूँ, तो फिर मुझे जिस साल में पे करूंगा आपको मिल जाएगा क्लेम। ठीक है, यानी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, मैंने इंश्योरेंस एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लिया, पेबल है, पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 24 के अंदर जो है वो मैंने टैक्स 2024 के अंदर मैंने इसको एज एन एक्सपेंस जो है वो क्लेम कर लिया। फिर 25, 26, 27, ठीक है, में मैंने पे नहीं किया, तो 28 के अंदर ये रिवर्स हो जाएगा, जितना फायदा लिया था ये सारा रिवर्स हो जाएगा। अब जब आप पे करोगे तब आपको जो है वो इसका जो भी ड्यू अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई आपका जो अपोर्शनमेंट अप्लाई होता है वो कब होता है। मुझे अगर पता है कि मैंने ये एक्सपेंस, भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक मार्केटिंग एक्सपेंस किया है अपनी लोकल सेल्स के लिए, तो क्या ये अपोर्शनमेंट की नीड है? नहीं। ठीक है, मुझे पता है मैंने इस सेल के लिए किया है, तो ये तो स्पेसिफिक है। लेकिन मैंने मार्केटिंग एक्सपेंस किया, मुझे नहीं पता ये मैंने एक्सपोर्ट के लिए किया, ये मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सबके लिए किया, मेरा एक स्टाफ है जो मैंने सबके लिए यूज किया, तो फिर क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन एक्सपेंडिचर है, और ये कॉमन एक्सपेंडिचर किसी भी रीजनेबल बेसिस के ऊपर आपको इसको एलोकेट करना होगा। ठीक है, अब ये एलोकेशन कब होती है, इनकम टैक्सेबल हो एग्जेम्प्ट हो उसमें भी एलोकेशन होती है। आपके पास इनकम की रिजीम्स डिफरेंट हो, जो है वो आपकी एक एक सेल आपकी मिनिमम से पर्टेन करती है, एक नॉर्मल से पर्टेन करती है, एक फाइनल से पर्टेन करती है, उसमें भी आपको इसको अपोर्शन करना होगा। ठीक है, या आपने बिजनेस और नॉन बिजनेस डिफरेंट हेड्स के अंदर बात कर लें, वहां भी अपोर्शन होगा, कॉमन एक्सपेंसेस जो है वो अपोर्शन होते हैं। अच्छा, फिर अगर हम लॉसेस की बात कर लें, ठीक है, अगर हम लॉसेस की बात करें तो लॉसेस के केस के अंदर लॉस कब अराइज होगा, सिंपल, कि लॉस तब अराइज होगा कि जब आपका डिडक्शन एक्सीड कर जाए आपके रेवेन्यू से। अच्छा, लॉस, वैसे तो लॉस के बहुत सारे रूल्स हैं, अभी हम सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जब आपका फॉर एग्जाम्पल एक्सीड यानी लॉस आ गया, ठीक है, डिडक्शन ज्यादा थी, तो अब आप क्या होगा, उस ईयर में अगर आपके कोई और हेड ऑफ इनकम है आप उसे एडजस्ट कर दें सैलरी के अलावा। नहीं एडजस्ट हो सकता तो कैरी फॉरवर्ड करें इनकम फ्रॉम बिजनेस, जब भी आपके अगले 6 सालों में तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस से। अच्छा देखिए, लॉस दो तरह का है, एक मेरे पास वो लॉस है जो नॉर्मल बिजनेस का है, और एक वो है जो मेरे डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन से रिलेट करता है। क्योंकि डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन के ऊपर कोई पीरियड नहीं स्पेसिफाइड, तो फिर बेहतर बिजनेस सेंस भी ये कहता है, लॉ भी यही बात करता है कि आप उसको लास्ट में करें ना, जिसका टाइम बार्ड होने का चांस है उसको पहले करेंगे, ठीक है, जिसका नहीं है उसको लास्ट में करेंगे, वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और मुश्किल बात लिखी हुई है। ठीक है, द लॉस attributable to deductions allowed under section 22, 23, 23b and 24 intangibles that has not been set off against income, the loss not set off shall be set off against 50% of the person's business income chargeable to tax under the head income from business after setting off normal business loss in the following tax year and until so completely set off। ठीक है, बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझने की कोशिश भी करते हैं। सच लॉस शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 100% ऑफ द सेट बैलेंस इनकम इफ द टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर इज लेस देन 10 million। इन डिटरमिनिंग वेदर अ पर्सनस डिडक्शन अंडर दीज सेक्शंस हैव बीन सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम, द डिडक्शंस अलाउड अंडर दोस सेक्शंस शैल बी टेकन ऑफ इनटू द अकाउंट लास्ट। देखिए, वो कह रहा है कि भाई आपके पास अगर लेट्स से लॉस है, तो लॉस दो तरह वजह से रिजल्ट कर सकता है ना, एक अमोटाइजेशन की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से, दूसरा इसके अलावा एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, सैलरी है, रिपेयर है। ठीक है, तो वो नॉर्मल बिजनेस लॉस में आता है, ये डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन की बात करता है। तो अब वो कहता है कि भाई अगर आपके पास लॉस आया, और वो लॉस आया अमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन की वजह से, तो अगले साल में देखें कि बिजनेस इनकम है या नहीं है। अगर बिजनेस इनकम है, ठीक है, तो फिर पहले तो आप नॉर्मल बिजनेस लॉस भी है तो उसको पहले सेट कर दें, क्योंकि एडजस्ट कर दें, क्योंकि वो उसका टाइम पीरियड 6 ईयर्स का है। फिर अगर आपकी इनकम बचती है तो फिर आप ये देखें कि जो बैलेंस इनकम बचती है उसको 50% से मल्टीप्लाई करें। ठीक है,
और जो आपका अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का लॉस है उससे आप उसको एडजस्ट कर दें। यानी इस पे इंटेंट ये है कि मैं पूरा का पूरा लॉस फिर भी अलाउ नहीं करूंगा, ताकि उस साल भी आपसे कुछ टैक्स पे कराऊं। हाँ, अगर आपकी इनकम जो बचती है वो 10 मिलियन से कम है तो फिर पूरा का पूरा लॉस आप एडजस्ट करवा दें। ठीक है। ये भी एक टैक्स जो है वो रिकवरी के लिए कुछ इस तरह के मेजर्स, रेवेन्यू मेजर्स के अंदर से एक मेजर है, इस एग्जाम्पल। ठीक है। अगर हम बात करें सेल जो है वो मेरे पास, अच्छा ये एफबीआर की ही एग्जांपल है, तो इसमें कोई क्रेडिट मेरा नहीं है, ये एफबीआर की अपने जो है वो सेक्युलर्स की एग्जांपल है ये। ठीक है। तो टैक्स ईयर 1 के अंदर सेल जो है वो 50 मिलियन का है, बिजनेस डिडक्शन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो है वो आपकी 30 मिलियन की है। ठीक है। तो अब मेरे पास जो लॉस आ गया वो 20 मिलियन का आ गया। ठीक है। ठीक है। मैंने क्या किया, एक ऑप्शन तो ये था ना 70 को एक साथ माइनस करता, उसने कहा नहीं, लॉस के रूल्स अलग है तो दोनों अलग अलग माइनस करें। तो मैंने 30 को पहले माइनस किया तो मेरे पास 20 आ गया। अब मैं 20 माइनस 40 कर रहा हूँ तो मेरे पास -20 आ गया। ये जो लॉस आया ये किसकी वजह से आया, ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की वजह से आया। ठीक है। वो तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया था। अब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में मेरी सेल हो गई 70 मिलियन। ठीक है। मेरे पास टोटल जितना भी मेरा एक्सपेंस था पहले तो मैं उसको एडजस्ट करवा दिया मैंने 40 मिलियन, तो मेरे पास नेट बिजनेस इनकम कितनी आ गई, 30 मिलियन। अब वो कह रहे हैं कि भाई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था 20 मिलियन, तो उसने कहा, क्या कहा था कि 10 मिलियन से अगर एक्सीड करता है तो जितनी इनकम बचे उसको 50% से मल्टीप्लाई करना। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसने कहा भाई, यानी ये जो आपका इनकम बची है, ठीक है, मेरा लॉस कितना था, -20, और मुझे अलाउड इनकम में से इनकम माइनस लॉस कितना कर रहा है, ठीक है, 15 - 20, तो बाकी जो 5 मिलियन बचा वो क्या कर रहा है, वो अगले साल फिर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और जो इनकम का 30 का 50% था उस पर वो टैक्स देने की बात कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन जब नहीं थी इससे पहले क्या होता था, तो सिंपल था, 30 - 20 हो जाता, 10 जो आपका जो है वो इनकम होती है उस पर आप टैक्स देते, उससे कहना है हमारा इंटेंट ये है कि हम चाहते हैं कि ये लॉस को आगे ले जाएं, जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाएं, कुछ टैक्स जो है वो उस साल में भी लें जबकि लॉस एग्जिस्ट करता है, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट बट इट इज सो, जैसा है वैसा है। ठीक है। अच्छा, केस सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट सिनेरियो नंबर 2, तो सेल्स आपके पास अगर 50 मिलियन की है, अगेन आपके पास बिजनेस रिडक्शन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो है वो 30 मिलियन की है, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास 20 मिलियन, वही सिंपल सिनेरियो। अगले साल में क्या हुआ, अगले साल में सेल्स आपकी 45 मिलियन थी, टोटल एडमिसिबल डिडक्शन आपके 40 मिलियन के थे, बिजनेस इनकम आपकी कितनी होगी, 5 मिलियन। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना था, 20। उसने कहा था इनकम 10 मिलियन से कम हो तो पूरा का पूरा एडजस्ट कर देना। मैंने ऐसे ही किया कि क्योंकि इनकम 10 मिलियन से कम थी तो 5 - 20 पूरा का पूरा उसने मुझे अलाउ कर दिया, लेकिन अभी भी बच गया, तो अब जो बच गया वो क्या होगा, वो अगले साल फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। ये केस नंबर 2। केस नंबर 3, सेल्स मेरे पास 50 मिलियन की है, ठीक है, टैक्स ईयर 1 के अंदर, बिजनेस डिडक्शन मेरे पास 80 मिलियन की है, मेरे पास अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का कोई भी एक्सपेंस नहीं है, तो लॉस इन द टैक्स ईयर 1 क्या हो गया, 30 मिलियन। ये लॉस कौन सा है, नॉर्मल बिजनेस लॉस, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं, एक्सपेंस ही नहीं था मेरा। अगले साल के अंदर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर के अंदर, कि सेल 70 मिलियन है, बिजनेस डिडक्शन 20 मिलियन की है, डिडक्शन अंडर सेक्शन अमोर्टाइजेशन और ये कितनी 80, तो 70 - 20 50 हुआ, 50 - 80 कितना हुआ, 30। तो ये जो लॉस आया ये प्योरली जो है वो इसकी वजह से आया, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन कैसे, यानी पहले साल के अंदर जो लॉस आया था, सॉरी, पहले साल में जो लॉस आया था वो आया था नॉर्मल बिजनेस लॉस था, दूसरे साल में जो लॉस आया वो लॉस आया अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन की वजह से। अब टैक्स 3 में क्या हो रहा है, सेल्स है मेरे पास 90 मिलियन की, टोटल एडमिसिबल डिडक्शन मेरे पास 40 है, तो बिजनेस इनकम कितनी हो गई, 50। ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि 50, दो तरह के लॉस अगर हूं तो पहले नॉर्मल बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर, जो कि बगैर रिस्ट्रिक्शन के, तो मैंने ऐसे ही किया, पहले साल का मेरे पास नॉर्मल बिजनेस लॉस 30 था, मैंने एडजस्ट कर दिया, अब कितना बच गया, 20। 20 पे उसने क्या कहा था कि क्योंकि ये 10 से ज्यादा है तो इसको 50% से मल्टीप्लाई कर, तो मैंने कर दिया, तो मेरे पास 10 आ गया, तो बाकी 10 पे टैक्स दूंगा, 10 - 30 20 का लॉस अभी भी बचा, उसको मैं टैक्स ईयर 4 के अंदर जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, टैक्स रेट्स, इसको हमने वैसे भी बात कर ली थी स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन ये आपके पास कुछ फ्लैट टैक्स रेट्स हैं कि स्टैंडर्ड टैक्स रेट 29 है, बैंकिंग कंपनी के लिए 39 है, स्मॉल कंपनी क्या होती है उसको आप चेक करेंगे, वो 20% है। ठीक है। और फिर 14 शेड्यूल के अंदर आपके पास एसएमईज के लिए जो कुछ अलग से जो है वो ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं। फिर कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं कि वर्कर वेलफेयर फंड की बात करें या WPPF की बात करें, अगर आप ट्रांस प्रोफेशनल हैं और आपने जो है वो प्रोवेंस को ना दिया हो, यानी एक से ज्यादा प्रोवेंस में एग्जिस्ट करते हैं, उस केस में एफबीआर को देना है। अगर आपने उस केस में किसी प्रोवेंस को दे दिया तो आपको एफबीआर अपना डिडक्टेबल अलाउंस नहीं देगा। यानी कब देगा, जब प्रोवेंस का था और प्रोवेंस को दिया, या जब एफबीआर का था और एफबीआर को दिया।
ठीक है, एफबीआर का प्रोविंस को दे दिया तो नहीं देगा। ठीक है, ये अगेन एक सेपरेट जो है वो डिस्कशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की लाइट में, उसके बाद फिर बहुत सारी जो चेंजेस आई थी लॉ के अंदर उसकी लाइट में। अच्छा, प्लानिंग के एस्पेक्ट से बात करें तो कुछ टैक्स क्रेडिट्स, इंपॉर्टेंट टैक्स क्रेडिट्स की अगर हम बात करें तो चैरिटेबल डोनेशंस की बात है। देखिए, एक 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 बात याद रखें कि एक चीज पे एक ही दफा आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये नहीं हो सकता कि मैं चैरिटी का एक्सपेंस डिडक्शन से भी लूं और चैरिटी को मैं टैक्स क्रेडिट से भी लूं। ठीक है, टेक्निकली तो मुझे एक्सपेंस डिडक्शन से मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि मेरा बिजनेस एक्सपेंस थोड़ी है, वहां एडबैक होगा, यहाँ आप उस पर टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर रहे होंगे, अगेन अगर ये कंडीशंस आपने पूरी की है तो। अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कंडीशन इसके अंदर दी है, 13 शेड्यूल वाली बात है। फिर अगर आपने पीओएस लगाया तो मैक्सिमम 150,000 तक का आपको जो है वो इसमें टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। फिर स्टार्टअप्स और कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए सेक्शन 65 पहले आईटी और आईटी इनेबल्ड भी इसके अंदर होता था, लेकिन फिर सब्सिक्वेंटली उसको यहाँ से हटा दिया कि ये भी टैक्स क्रेडिट आपके पास होता है। फिर अगर आप ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है या शिप बिल्डिंग का काम करते हैं तो 65G के अंदर भी आपको जो है वो टैक्स क्रेडिट आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो होते थे वो वैसे ही अब रिडंडेंट है, तो उसके ऊपर हम बात जो है वो टाइम वो हो चुके हैं, बाढ़ हो चुके हैं, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करते। फिर अगर हम मिनिमम टैक्स की बात कर लें, मिनिमम टैक्स की अगर हम बात कर लें तो ये टर्नओवर टैक्स जिसको हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि भाई अगर आपका इसमें इंटेंट किया है लॉ की कि अगर आपका नॉर्मल टैक्स कम है, मिनिमम ज्यादा है, तो मिनिमम दिलवाए। चूंकि आपने ज्यादा दिया तो डिफरेंशियल को 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करा और एडजस्ट करवाया आपकी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट। ठीक है, कितना रेट है, रेट्स डिफरेंट है, स्टैंडर्ड टैक्स रेट 1.25% है। ठीक है, और जो टर्नओवर है इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टर्नओवर लिया जाएगा। अब तो वैसे ही उसने जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब ये एक्सप्लेन नहीं भी किया था तो क्लियर इसलिए था कि ये जो बिजनेस टर्नओवर में जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और यही चीज आपको नजर आई 153 के अंदर भी, और यही चीज आपको नजर आई सेक्शन 18 के अंदर। एसीटी है। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है वो टैक्स रिकवर करने के नए नए जो है वो आपके पास चीजें हैं। काफी टाइम हो गया इसको एसीटी को 113C को आए हुए। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का 17% कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपका टैक्स ज्यादा बनता है तो जो डिफरेंशियल है वो आप मैक्सिमम 10 ईयर्स तक कैरी, क्योंकि आपका देखिए एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या है, वो जो टैक्सेबल इनकम पे दी जाए, उसके अलावा कुछ भी दी जाए तो वो आपकी एक्चुअल तो नहीं है, इनकम टैक्स तो नहीं है। तो क्योंकि रेवेन्यू मेजर से, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन दे रहा है। ठीक है, अब वो पहले 5 साल दिखाए, फिर 3 साल किए, फिर 2 साल कर दिए, बहरहाल वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये इनका जो है वो ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं अपना अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखूंगा तो उसमें मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास सेल्स कितनी तरह की, या मेरे पास रिजीम्स कितनी तरह की इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर मेरे पास एफटीआर भी है, एमटीआर भी है और एनटीआर भी है, तो मेरा पीएनएल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा इन तीनों रिजीम्स के अंदर, रेवेन्यू के बेसिस पे आप इसको स्प्लिट कर दें। ठीक है, अब होगा क्या कि एफटीआर तो बिल्कुल अलग हो गया, उसकी तो कैलकुलेशन का जाहिर है आपको पता है, एक्सपेंस अलाउ नहीं होता उसमें, उसमें जो है वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं होता, वो सब अपनी जगह पे। अब अगर मिनिमम और नॉर्मल की बात करते हैं, भाई फॉर एग्जांपल मैं जो है वो सर्विसेज देता हूँ, मेरी सर्विसेज पे विद होल्डिंग्स होती हैं और वो 153 बंदी में जाती है, उस पर जो टैक्स कटता है वो मिनिमम टैक्स है। ठीक है, तो अब मैं कैसे अपनी इनकम जब मैं रिटर्न फाइल करूं तो किस तरह करूं, तो मैंने कहा भाई मैं इस तरह से करूं कि मैं ये देखूं कि मेरा टैक्सेबल इनकम पे कितना रेट लगता है। मैंने कहा लेट से 29%। एसीटी अकाउंटिंग प्रॉफिट पे 17% कितना लगता है वो मैंने लिख लिया। फिर मैंने कहा 113 में मिनिमम टैक्स कितना लगता है, तो 1.25% ऑफ टर्नओवर। फिर मैंने कहा मेरा विद होल्डिंग्स की बेसिस के ऊपर यानी 153(1)(b, अब मैं विद होल्डिंग्स का वर्ड जो है वो शायद बिल्कुल सही इसलिए नहीं है कि वहां कलेक्टेड नहीं लिखा हुआ, डिडक्टेड नहीं लिखा हुआ, कलेक्टेबल और डिडक्टेबल की बात है। ठीक है, तो अब ये अगेन एक सेपरेट जो है वो डिस्कशन है। बहरहाल, तो मिनिमम टैक्स जो दूसरे सेक्शन में, तो चारों को जब आप कंपेयर करेंगे और हायर ऑफ जब आप लेंगे तो वो आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, ये मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इस तरह से समझा रहा हूँ, वरना इसका भी एक तरीका है कि भाई आप पहले मिनिमम और नॉर्मल एसीटी और फिर उसके बाद आप नॉर्मल को इस तरह से करेंगे, तो वो एक उसका अपने। लेकिन अगर आप वैसे टू कट शॉर्ट, अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए नरेट करूँ तो इन चारों का आप जो है जो हायर ऑफ होगा वो आप अपना जो 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 लाइबिलिटी है वो आपकी बन जाएगी। फिर उसमें से जितना आपका टैक्स क्रेडिट है, जितना एडवांस टैक्स है वो आप माइनस करेंगे, और डिफरेंशियल जो है वो आप अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, फिर सुपर टैक्स। ठीक है, इस टॉपिक पे तो सभी जानते हैं कि भाई अगर आपकी इनकम जो है वो इनकम जो एज पर 4C है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन 4C ने अलग से दी है, 150 मिलियन से एक्सीड करती है
तो आपका 1% लग जाता है। 150 मिलियन तक है तो कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। और 500 मिलियन से एक्सीड करती है तो 10% है, ठीक है। अब ये फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर गया है, वो फिर अगेन एक, अभी हम कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट से बात करें तो ये आपका जो है वो सुपर टैक्स भी फोर्स यहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल है। हाँ, एफटीआर पे लगता है नहीं लगता, ठीक है, ये अगेन सुपर टैक्स के एस्पेक्ट से एक अलग डिस्कशन है। इसमें इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है कि उस पे वो कहता है कि जो है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बात नहीं की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप जो है वो रेफर जरूर कर सकते हैं कि जो उसमें लिखता है कि वो सुपर टैक्स जो है वो एफटीआर पे एप्लीकेबल नहीं है। अगेन कैसे लिखता है, क्या बेसिस है, ठीक है, वो आप जजमेंट के अंदर बिल्कुल उसको चेक कर सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग ऑब्लिगेशंस, ऑल्दो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हम ऑलरेडी जो है वो 10 मिनट्स क्रॉस कर चुके हैं। मैं क्विकली जो है वो उसको कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको रैप अप करें। रिटर्न फाइलिंग ऑब्लिगेशंस, एनुअल टैक्स रिटर्न्स के एस्पेक्ट से बात करें तो पर्संस लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर कंपनी तो बाय डिफॉल्ट है। इसमें 114 के अंदर डिफरेंट लोग हैं जो आपके अंदर आते हैं यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन कंपनी चाहे वो प्रॉफिट करे ना करे, प्राइवेट हो, पब्लिक अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो, सारी तरह की कंपनीज को अपना रिटर्न फाइल करना है। फीचर्स ऑफ कंप्लीट रिटर्न क्या है कि जिसमें वो कहता है कि भाई अगर आप आपके अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं तो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स भी आप साथ में इसके अंदर लगाएंगे। फिर नोटिस टू नॉन फाइलर जो है वो कमिश्नर आपको दे सकता है, अगर आप पीरियड ऑफ कंप्लाइंस गुजरने के बाद तक रिटर्न फाइल नहीं करते तो वो आपको नोटिस टू नॉन फाइलर दे सकता है कि आप अपना रिटर्न फाइल करें। क्या मैं अपना रिटर्न रिवाइज कर सकता हूँ, इसके लिए भी आपके पास जो है वो कंडीशंस गिवन है कि आप जो है वो कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए, रीजंस होना चाहिए, विद इन 60 डेज आप कर सकते हैं, ठीक है। 60 डेज तक कमिश्नर का नहीं रिप्लाई आता तो आप कर सकते हैं। कमिश्नर का अगर ऑर्डर पास हुआ तो आपकी टैक्सेबल इनकम उसकी इनकम से ज्यादा होना चाहिए, आपका लॉस के लॉस से कम होना चाहिए, इस तरह की कंडीशंस के अंदर है। ड्यू डेट की बात करते हैं तो 30 जून के ऊपर जिसका ये टैक्स ईयर एंड हुआ, ठीक है, उसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर है, ठीक है, आप सब जानते हैं। और अगर आप ऑन टाइम रिटर्न फाइल ना कर पाए तो क्या होगा, तो आप एक्सटेंशन सीख करेंगे सेक्शन 119 के अंदर, ठीक है। आपको 15 डेज का उसके पास है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अगर आपको टाइम चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। अगर एफबीआर इसको स्ट्रेच करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें, एक एक्सटेंशन वो है कि जो एक एक्सटेंशन वो है कि जो एफबीआर देता है 2148 के अंदर कॉन्डिनेशन जैसे आप कहते हैं। तो जब एफबीआर किसी पीरियड को स्ट्रेच करता है ना तो उसमें पेमेंट का टाइम भी स्ट्रेच हो जाता है और फाइलिंग का टाइम भी स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप सीख करते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं आता, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। अब आपने रिटर्न भी रेडी नहीं किया, अकाउंट रेडी नहीं थे फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपने क्या किया, आपने जो है वो एक्सटेंशन फाइल की, आपकी पेमेंट बनती थी अज्यूमिंग के 5 मिलियन की, आपने वो पे अगर नहीं की तो उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा, यानी एक्सटेंशन सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए है, पेमेंट के लिए नहीं। फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके 182 के अंदर, 182 के अंदर के किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास कि भाई क्या किस तरह से आपको पिनलाइज किया जाएगा वो उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। ऑल राइट, अगर हम टैक्स ऑडिट के पोटेंशियल इश्यूज की बात करें तो देखें इसी में से देखें, जब आप मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो विदहोल्डिंग से ही निकलता है। सेल्स टैक्स ऑडिट की बात करते हैं तो भाई सेल्स टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं वहीं से तो केस बनता है, ठीक है। तो जो रिटर्न आप फाइल करते हैं वहीं से तो आपकी ये असेसमेंट्स और ऑडिट्स हो रहे होते हैं। तो अब क्या करें, उसने कहा देखें, टैक्स ऑडिट के लिए जो पोटेंशियल इश्यूज है वो क्या क्या है। एविडेंस नॉट अवेलेबल फॉर डिडक्शन क्लेम, ठीक है, आपके पास सिंपल है, ठीक है, कि भाई अगर आप 174 की बात करें कि भाई अगर आप जो है वो एक्सपेंस क्लेम करते हैं और आपके पास जो है वो रिकॉर्ड्स ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है, तो सब्सटैंशिएट कैसे करेंगे, तो नहीं अलाउ होगा, ठीक है। प्रोविजंस क्लेम्ड एज एन एक्सपेंस, प्रोविजन को असरटेन नहीं है, प्रोविजन को नहीं मानता, वो एड बैक करना है आपने, ठीक है। जो एक्चुअल पेमेंट्स हैं उसको आप क्लेम करेंगे। कैश पेमेंट्स एक्सीडिंग लिमिट्स, इस पे हमने बात की। एक्सपेंस क्लेम बट नॉट टैक्स, नॉट विद दैट, आप लाइबल थे, आपने टैक्स पे रोल नहीं किया, अब आपको ये भी डिसअलाउ होगा, तो ये पोटेंशियल इश्यूज हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल्स डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑडिट अकाउंट्स, ठीक है, यानी आप इनकम टैक्स में कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है, जनरली बड़ी कंपनीज में नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक मिक्स जो है वो हमारे पास ऑडियंस है, तो ये हम डिस्कस करें कि जो आपका बैंक ऑडिटेड अकाउंट्स रिटर्न और सेल्स टैक्स रिटर्न, ये सारी चीजें जो है वो एक साथ अलाइंड होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो बड़ा इजी है उसके लिए कि यहाँ सेल्स कुछ और दिखाई, वहाँ कुछ और दिखाई, यहाँ कुछ और दिखाई, तो वो सबको एक साथ करेगा, जो हायर ऑफ होगी वो आपकी सेल्स बना देगा। डिडक्शंस नॉट अलाउड क्लेम्ड एज एक्सपेंस, 21 को आपने क्लेम नहीं करना। प्राइस एंड विनिंग्स को आपने बड़ा केयरफुली देखना है कि 156 के अंदर इश्यूज आते हैं कि भाई ये मॉनिटरिंग में भी आते हैं, यहाँ पे भी ज़ाहिर है इसको जो है वो देखा जाता है। फिर 90% ऑफ एडवांस टैक्स लिमिट, ठीक है, ये भी मैंने इसमें लिख दिया है कि आपको सेक्शन 147 के हिसाब से
आपकी जो भी लाइबिलिटी बनती है वो आपने 90% जो है वो उसको डिस्चार्ज करना है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। नहीं होगा तो उस पर भी डिफॉल्ट सरचार्ज देना पड़ेगा आपको। ठीक है। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इंटर कंपनी लोन्स हैं, शेयर्ड कॉस्ट है। फिर सीबीसीआर को जरूर देखें, अगर आप एमएनसी से रिलेट करते हैं तो सीबीसीआर की जो नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो आप देखें। 165 के अंदर जो रूल 44 की रिकंसिलिएशन थी वो उसमें वो कहता है कि रिटर्न के साथ साथ फाइल करें, ऑल्दो उसका कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है। टैक्स क्रेडिट इशूज, ठीक है, इसके अंदर के भाई इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली रिलेट करती है नहीं करती है, क्या ये क्वालिफाई करता है टैक्स क्रेडिट का। देखिए जहां आप बेनिफिट लेंगे ना, एफडीआर का इंटरेस्ट भी वहां है जहां आप बेनिफिट लेंगे, वहां आपका ऑडिट होता है ना। जहां एफटीआर है वहां ऑडिट क्या करेगा। लोन ट्रांजैक्शन अंडर थिन कैपिटलाइजेशन रूल्स। फिर इनकम टैक्स सेल्स डू नॉट मैच विद सेल्स टैक्स रिटर्न। फिर पर्सनल या नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस आपने क्लेम कर लिए। इसी तरह से अनएक्सप्लेन ट्रिपल वन की जो बात करें, अनएक्सप्लेन सेल्स या एक्सपेंसेस हैं जिसको आप नहीं करवा सकते, तो फिर ट्रिपल वन की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट जो है वो हो सकती है। अच्छा, लास्ट स्लाइड, व्हाट नॉट टू फॉरगेट। ठीक है, देखिए बहुत सारी हमने डिस्कशन की, अगर मैं सम अप कर लूं कि भाई भूलना क्या नहीं है हमें। ठीक है, सब भूल जाएं लेकिन क्या ना भूलें। ठीक है, एक तो ये कि रिजीम्स को याद रखें क्योंकि पीएनएल स्प्लिट इसी फॉर्म में होने। अपोर्शनमेंट को याद रखें क्योंकि अगर आपने अपोर्शनमेंट नहीं की तो बाद में आपको एक सिग्निफिकेंट इसके ऊपर टैक्स डिस्चार्ज करना पड़ सकता है। अलाउेबल डिडक्शंस और डिडक्शंस नॉट अलाउड को देखें कि बिजनेस एक्सपेंस हो वोनली एंड एक्सक्लूसिवली तो ही क्लेम करें, या अगर एक्सप्लिसिटली उसने मना किया कर दिया है तो उसको क्लेम ना करें। टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेशन, चार तरह के जो मैंने आपको बताया हायर ऑफ, उसको जरा देखें। टैक्स क्रेडिट्स को मिस आउट ना करें। ठीक है, अगर आप एंटाइटल्ड हैं, ठीक है, किसी भी टैक्स क्रेडिट के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप एनपीयू हैं, 100C का आपका टैक्स क्रेडिट बनता है तो क्लेम करें उसको। ठीक है, इसी तरह एडवांस इसी तरह एडवांस टैक्स जो कलेक्टेड है उसको आप जो है वो देखेंगे। और फिर लास्टली जो टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन का जो 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 शेड्यूल्स हैं इसको जरूर आप जो है वो देखें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि टैक्स डब्ल्यूडीवी और उसकी दोनों सेम हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ रूल्स डिफरेंट है, यहाँ इनिशियल अलाउंस की बात है, रेट्स डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको आपने जरूर जो है वो अकाउंट फॉर करना है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय प्रेजेंटेशन। अगर कोई क्वेरी है तो अगर हम क्विकली ले सकते हैं तो प्लीज ले लेते हैं। जी मिस्टर मुजम्मल हिमानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यकीनन टाइम तो लगा, लेकिन इसमें जिस तरह से आपने कवर कर लिए तमाम डिडक्शंस अलाउड नॉट अलाउड विद प्रैक्टिकल केस सिनेरियोज, इवन आपने ऑडिट के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिपेयर करने के लिए वो भी हमने कवर अप कर ली। तो मेरे ख्याल में तो ये इनफ है। और अभी तक कोई क्वेश्चन भी हमारी तरफ जो हमारे रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं कोई नहीं आया। तो मेरे ख्याल में तो ये एक मुकम्मल और ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन थी। मज़ीद हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे फैसलाबाद ब्रांच कमेटी के कन्वीनर हैं मिस्टर अब्दुल सलाम साहब, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल सलाम साहब से कि वो इस बारे में अपने कुछ इनपुट्स हमें दें, और प्लस कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी हम उनकी तरफ फॉलो थ्रो करते हैं। जी अब्दुल सलाम साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं चूंकि एक मीटिंग में था, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन जो है वो सुनी है, कुछ स्टार्ट में आई थिंक सुनी है, और कुछ एंड पे ये कंक्लूजन में देखा है। तो इस पे जो है वो मुझे बड़ी मसरत हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद है जो कि उसने मतलब ये पार्टिसिपेट किया है और सुना है इस पूरे सेशन को। और ख़ास कर जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, क्योंकि जो मुजम्मल साहब हैं उन्होंने इसको बड़े ही मेरे ख्याल में तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है वो डिलीवर किया है। और ख़ास कर अगर देखा जाए तो उन्होंने जो पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, और उसकी जो वर्किंग लेवल तक भी, आई थिंक सो कि 153 का मैं भी देख रहा था, 113 का, और बाकी वर्कर वेलफेयर फंड और पार्टिसिपेशन फंड का। तो इट मीन्स डैट कि उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली उसको कवर किया है। जी तो मैं पिफा के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे आज अपना कीमती टाइम जो है उसमें से कुछ टाइम निकाला, और हमारे सामीन को जो है वो रौनक बख्शी, और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि आपको पता है कि 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो उसी सिलसिले में हमने ये एक जो है वो वेबिनार जो है वो मुनक्कद करवाया था। तो इसमें मैं उनका सबसे पहले थैंकफुल हूँ।
दूसरे नंबर पे जो है वो अपने मॉडरेटर नासिर साहब, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से इसकी ड्यूटीज़ जो हैं वो निभाई हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। विफाकी फैसलाबाद ब्रांच कमेटी का और हमारे पैटर्न जो है उस्मान एहसान साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो CPDs, उनकी प्लानिंग, उन सारी चीज़ों में ज़ाहिर बात उनका एक बड़ा रोल है। इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, नईम साहब, अली उसजा और बाकी सारे हमारे साथी, जिन्होंने मिलकर जो है इसको इफेक्टिव एक वेबिनार जो है वो बनाया है। फेसबुक पे भी चूंकि ये लाइव चल रहा था तो मैंने चूंकि वहां से ही इसको सुना है, वहां पे भी बड़ी तादाद में लोगों ने इसको सुना, न सिर्फ बल्कि कमेंट्स भी दिए। तो हम इंशाल्लाह ताला मुजम्मल साहब को नेक्स्ट भी जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम इनको ज़रूर मदऊ करते रहेंगे। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है वो टिल एंड इसको सुना और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो उन्होंने मतलब शेयर भी किए। अपनी ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ चैट्स पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा चूंकि पिफा में जब भी हम कोई सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स का जो डाटा है वो हमारे पास होता है। तो पार्टिसिपेंट्स जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप। यस। तो उनको जो भी प्रेजेंटेशन और स्पीकर के साथ जो भी उनकी फर्दर कोई करस्पॉन्डेंस की क्वेरी हो तो वो भी वो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है मैं दोबारा नासिर साहब की को हैंड ओवर करता हूँ और ताकि वो इसको कर दें। बहुत शुक्रिया। ओवर टू नासिर जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम साहब। डियर पार्टिसिपेंट्स, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि चूँकि टाइम को मैनेज करते मद्देनज़र रखते अभी मगरिब का टाइम भी हो गया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पार्टिसिपेंट्स से, अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें ईमेल कर दें, तो हम इंशाल्लाह अपने जो लर्नड स्पीकर हैं उनके साथ उनसे उनका प्रॉपर रिप्लाई आपको जो है वो भिजवा दिया जाएगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी अच्छी और इसी तरह की एक्टिविटी लेके आपके लिए दोबारा से हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।